हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आप सभी की तैयारी उम्मीद कर रहा हूं अच्छी ही चल रही होगी। मैं आपका वापस से स्वागत करता हूं जेई पे जी सीरीज में। आप सभी मेरे को जानते हैं, मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझ के आगे बढ़ चुके हैं। पीवाईक्यूज हमने सॉल्व करे थे और कॉन्सेप्ट एड ऑन के टाइम पे मैंने आपको बहुत सारे वहां पे न्यूमेरिकल वगैरह भी कराए थे। ठीक है, ये कैसे कैसे कॉन्सेप्ट से हो सकता है आपसे क्वेश्चंस पूछ ले। ठीक है, क्योंकि अपन गैस तो भाई कर नहीं सकते, है कि नहीं। तो चलो अब अपन को बात करनी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। तो मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो नोट्स तो लेके बैठना भाई, है ना, उससे बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो अपन क्या क्या करने वाले हैं आज। यहां पर हम आज जो है कवर करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक स्टेप हम थोड़े ऊपर आ चुके हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री खत्म कर चुके आ चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये वाला जो वीडियो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा। ठीक है, तो उसके लिए आप पहले से ही तैयार रहें, है ना। चलो तो बिना कुछ वेस्ट करे एक काम समझते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैसे हुई। ठीक है, तो इस सब के बारे में बात करना है तो हमें जाना पड़ेगा एकदम भूतकाल में, मतलब पास्ट में हमें थोड़ा जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहां से क्या चीजें आई। ठीक है, तो बहुत सदियों पुरानी बात है, हमारे ऋषि, महर्षि कनद जो थे, उन्होंने बताया कि हर एक चीज जो है वो छोटे 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 पार्टिकल से बनी हुई है। ठीक है, हमारे लगभग 1400 के टाइम पे कनद आए। ठीक है, कनड आए, उन्होंने कहा कि जो भी चीज है वो एक छोटे 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 पार्टिकल से बनी हुई है। ठीक है, इसको वो ज्यादा क्या नहीं कर पाए थे, एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, तर्क वितर्क की बातें करी थी। ठीक है, चलो आ जाओ। जैसे ही उन्होंने बात करा तो बाकी के दूसरे फॉरेन में एक साइंटिस्ट आए, सबको पता है उनका नाम डेल्टन। डेल्टन आए, उन्होंने इसी को थोड़ा आगे एक्सप्लेन करा। ठीक है, उन्होंने क्या करा, एक्सप्लेन करा। सभी को पता है कि जो मैटर होते हैं वो क्या होते हैं, 3 स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो मैटर जो है वो क्या होगा, 3 स्टेट में होगा। एक तो सॉलिड में होगा, एक होगा लिक्विड में, और एक होगा आपका गैस में। ठीक है, तो उन्होंने जो कहा वो कहते हैं कि जो मैटर है वो भैया एक पार्टिकल से बना हुआ है जिसको आप तोड़ नहीं सकते, और तोड़ नहीं सकते को उन्होंने नाम दे दिया एटम। एटम का मतलब होता है कैन नॉट बी कट, कैन नॉट बी कट। ठीक है, और ये जो है डिवाइड नहीं कर सकते। अब ये जो बात थी ना, डेल्टन तो बोल के चले गए, वो ये जो बात रह गई, मगर बहुत लंबे समय तक रह गई। उन्होंने कहा कि आप इसको कट नहीं कर सकते, लेकिन जब हम आगे आए लगभग 90s 20s पे बातें आने लगी, ठीक है, लगभग, तो यहां पर आपको पता चला कि नहीं 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 नहीं, एटम भी तो डिवाइड होता है, इसमें भी क्या होते हैं, सब एटॉमिक लेवल्स होते हैं। और आज के समय में हमको पता है कि एटम के अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं। ठीक है, क्या क्या होती है, जल्दी से नाम बताएंगे। एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। सही कह रहा हूं। ठीक है, आज के टाइम पे तो हमें पता है ना। ठीक, अब ये जो चीजें हैं ये बनी कैसे, ये आई कैसे, तो इन सब चीजों के बारे में अपन को बात करेंगे। ठीक है, तो ये जा था ओवरऑल कि क्या क्या हुआ होगा, कैसे कैसे होता है, ये सब चीजें आई। क्लियर, समझ में आएगा। इसमें तो कुछ ज्यादा ऐसा कुछ खास समझने का था नहीं। अब जो इंपॉर्टेंट आ रहा है, सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की, वो कैसे हुई, उसके बाद चीजें आगे बढ़ते गई। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे कि क्या हुआ। तो एक साइंटिस्ट थे क्रुक्स करके, ठीक है, विलियम क्रुक्स करके एक गाना भी है। ठीक है, चलो उस पर ध्यान नहीं देना, इधर आ जाओ पहले, फिर बाद में गाना सुनना। सुनो, विलियम क्रूक करके एक यहां पर साइंटिस्ट थे, वो क्या कर रहे थे पता है, वो एक सिंपल सी चीज के बारे में स्टडी कर रहे थे, उसका नाम था कंडक्टिविटी ऑफ गैस। बस इतना कर रहे थे। लेकिन उन्होंने जैसे ही जब वो स्टडी कर रहे थे किसके ऊपर, कंडक्टिविटी के ऊपर,
कंडक्टिविटी ऑफ गैस के ऊपर, ठीक है, ये स्टडी कर रहे थे। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना एक लगभग 60 सेंटीमीटर की डिस्चार्ज ट्यूब ले ली। डिस्चार्ज ट्यूब मतलब कि एक यहां पर उन्होंने ग्लास की ट्यूब ले ली, जिसका नाम क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो इसको मैं बोल सकता हूं सीआरटी, ठीक है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलो लिख लेता हूं सीआरटी, ठीक है। सुनना अब अच्छे से क्या क्या हुआ, ठीक है। बस एक बार अगर आप समझ गए तो फिर वापस रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से देखना। उन्होंने क्या करा, एक टाइप की गैस भर दी, मान के चलते हैं हाइड्रोजन गैस थी वो, ठीक है। उन्होंने क्या करा, इसके अंदर भर दी हाइड्रोजन गैस। कितने सेंटीमीटर लंबी थी भैया, 60 सेंटीमीटर लगभग लंबी थी, ठीक, इतनी। क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है सर, इतना आ गया। अब सुनो, कौन सी ट्यूब थी ये, ग्लास ट्यूब थी, ग्लास ट्यूब थी, है ना। यहां पर उन्होंने लगा दिए 2 इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। एक का नाम पॉजिटिव ट्यूब का नाम रखा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का नाम एनोड, नेगेटिव वाले का कैथोड। कितना इजी है। अब उन्होंने उसको दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया एक हाई वोल्टेज बैटरी से, इजी। चलिए, और यहां पर उन्होंने वैक्यूम पंप लगा दिया, क्यों, प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं ना। आप ध्यान से सुनते रहना, अब लॉजिक लगाओ कि जो गैस है वो क्या होती है, पुअर कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। बिल्कुल, ये बात उनको भी पता थी जैसे हमें पता है। तो उन्होंने तभी तो क्या किया, हाई वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है। हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे, मान लो ये हाइड्रोजन गैस है, ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन गैस है, H बॉन्ड H लिख सकता हूं H2 को, ठीक है सर। तो यहां पर देखो, हाई वोल्टेज जैसे ही अप्लाई करोगे, ये वोल्टेज डायरेक्ट वर्क करेगा आपके इस वाले बॉन्ड पर। क्लियर है, जैसे ही इस वाले बॉन्ड पे आपका वर्क करेगा तो 2 एटम ये जो साथ में थे वो सेपरेट हो गए, समझ में आ गया। 2 एटम साथ में थे वो सेपरेट हो गए, क्या बना लिया, 2H+, और साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकाल दिए, ठीक है, समझ में आ गया। अभी इलेक्ट्रॉन के बारे में ऐसे समझो कि 2 प्लस बनाया पॉजिटिव, और 2 उसने क्या बनाया, नेगेटिव बनाया, ऐसे समझो। अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात बाद में करेंगे ना, ऐसे बन गया, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब ये चीजें हो गई। अब लेकिन ये चीज हुई कब, ये चीजें हुई कब, ये तो हमें पता है कि वोल्टेज ने बॉन्ड तोड़ दिया, तो क्या कंडक्टिविटी दिखना चालू हो गई होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसने क्या किया था, अभी वो 1 ATM पर देख रहा था, 1 ATM पर उसको एक भी जो है कंडक्टिविटी शो ही नहीं हुई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो हुए वो फ्लो ही नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, क्योंकि यहां पर प्रेशर क्या है, 1 ATM है। धीरे 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 उसने किया 10⁻⁻², तो उसको एक चीज देखने को मिली, क्या, यहां से क्या हुआ, कैथोड रे से एक रे जाना स्टार्ट हो गई ऐसी, किसके साइड, एनोड के साइड। क्लियर, समझ में आ गया। कैसे पता चला कि थोड़ी सी वहां पे लाइट जो है वो शो होने लगी, ठीक है। अब यहां पर स्टार्टिंग में क्या कर रहा था पता है, कि एनोड के पीछे यहां पर, ध्यान से देखना, यहां पर उसने क्या किया, यहां पे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया। फ्लोरोसेंट का मतलब क्या होता है, फ्लोरोसेंट का मतलब होता है कि वो मटेरियल जिसपे अगर रे जो है वो टकरा रही है, तो वो जो मटेरियल है ना वो ग्लो करना चालू पड़ जाए, तो तुम्हें पता चल जाए कि यार ये तो चमक रहा है, और अगर ये चमक रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, वहां पर कुछ ना कुछ तो टकराया है, ठीक। तो यहां पर ZnS जिंक सल्फाइड का फ्लोरोसेंट मटेरियल जो होता है वो लगा दिया। ध्यान से देखना, उसने थोड़ा और प्रेशर कम करा, 10⁻⁻4 करा। आप ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में तो हमें एक लाइट जो है वो दिख रही थी जब 10⁻⁻2 था, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि लाइट अपीयर्स, लाइट अपीयर्स, या फिर आप लिख सकते हो ग्लो, ठीक है। ये जो नोट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे, बस एक बात समझ लो, है ना, ठीक है। आपको PDF के फॉर्म में लिंक जो है नीचे वो आपको मिल जाएगी, उसमें मत घबराना, ठीक है। चलो, तो जैसे ही उसने 10⁻⁻4 करा, ये जो लाइट है वो तो डिसअपियर हो गई, ठीक है। ये जो लाइट थी वो हो गई डिसअपियर, लेकिन करंट अभी भी फ्लो कर रहा है, ठीक है। करंट तो 10⁻2 से ही चालू हो गया था, ठीक है। तो यहां पर लाइट डिसअपियर हो गई, करंट अभी भी फ्लो हो रहा है, लेकिन क्योंकि फ्लोरोसेंस मटेरियल है तो ZnS जो है वो क्या होने लगी, ग्लो होने लगी।
मतलब यहां पे जैसे ही रे आई और इस टकरा गई इस वाले मटेरियल से, तो वहां पर आपको एक ग्लो देखने को मिला। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। चलो देखो, ठीक है, ऐसा 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 आपको ग्लो देखने को मिला। वैसे तो वो ग्रीन कलर का था, अपन येलो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा, समझ में आ गया, इतनी चीज समझ में आ गई। ठीक है, फिर से सुन लो। नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल वोल्टेज पर गैस कंडक्टिविटी शो नहीं करेगी। उसने टेम्परेचर, आपको प्रेशर को क्या किया, छोटा किया, फिर और छोटा किया, तो क्या देखने को मिला उसको कि यहां पर कंडक्टिविटी शो हो रही है। प्रेशर कैसे कंट्रोल कर रहा था वो, कि वैक्यूम पंप की मदद से वो क्या कर रहा था, प्रेशर को कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, समझ में आ गया। तो उसको देखने को मिला कि ये जो कैथोड है ना, यहां से एक रे निकल रही है जो कि एनोड के साइड जा रही है, एनोड के साइड जा रही है, क्योंकि वो कैथोड से निकली थी, क्योंकि वो कैथोड से निकली थी, उसका नाम दे दिया कैथोड रे, कैथोड रे। इजी, ठीक है। क्योंकि वो नेगेटिव से पॉजिटिव के साइड जा रही थी, तो हमने ये सोचा कि जो कैथोड रे है वो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उसके अंदर होंगे। इतना समझ में आया, बहुत इजी आ गया होगा, नेगेटिवली चार्ज उसके अंदर पार्टिकल्स होंगे। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये बोला कैथोड रे के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, तो वही पार्टिकल को उनने आगे चल के नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन हैं, ये वही इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ये जो निकल रहे हैं ना, ये वही इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आ गया है ना। तो ये था पूरा ओवरऑल जो कैथोड रे कैसे बना, कैसे निकला। क्लियर है, ठीक है। तो इसको साफ शब्दों में लिख लेते हैं एक बार हाईलाइट करके कि क्या क्या हुआ। ध्यान सुनो, पहले तो 180 एम पे क्या हुआ, 180 एम पे नो, यहां पर बोल दूं रिजल्ट, नो रिजल्ट, कुछ नहीं मिला। जैसे ही 10 की पावर -2 किया तो लाइट अपीयर्स, लाइट अपीयर्स। ठीक है, 10 की पावर -4 करा तो जो ZnS मटेरियल था, ZnS वो क्या होने लगा, ग्लो करने लगा। क्यों, क्योंकि जो कैथोड थी, कैथोड जो रे थी वो क्या हो रही थी, स्ट्राइक कर रही थी किस पे, इस मटेरियल पे, तो ग्लो करने लगा। इजी, ठीक है। यहां पर वोल्टेज अपन ने कितना रखा है, जो वोल्टेज था वो था लगभग 10,000 वोल्ट। क्या कर रहा था ये, यही तो तोड़ रहा था ना, यही तो तोड़ रहा था ना बॉन्ड को। तो क्या बन रहा था आपका, जो H2 था वो आपका H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा था। ठीक है, तो इसको ही क्या बोला, कैथोड रे, कैथोड रे बोला। और क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो इसी को नाम दे दिया इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब आगे डिस्कशन किसके बारे में हुआ कि भैया इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ था। यहां पर इतना लिखना चाहो, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, आपको PDF मिल जाएगा, लेकिन रिजल्ट जो है आपको इस वाले फॉर्म में मिलेगा। क्लियर है, पीछे वाला लिखना चाहो तो थोड़ा पीछे करके लिख सकते हो। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो, तो यहां पर ये कुछ बातें हुई, अब आगे चलते हैं। आगे अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे की, कि भैया कोई जो है वो हमें इंसान तो अच्छा मिल गया, कोई दोस्त जो है वो तो हमें दिख रहा है कि हाँ ये दिखने में तो अच्छा लग रहा है, अब उसके बारे में जान तो लो। वही बातें आ गई, ध्यान से देखो। हमने फिर से वही सेटअप किया, सेम चीजें लगाई, 1000 यहाँ पे अपन ने 10,000 क्या किया, वोल्ट लगा लिया। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर जो किया वही लगा लिया, है ना। अब उन्होंने क्या क्या करा कि ये बताओ क्या कैथोड रे सही में सीधा साधा है, क्या स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल करता है या नहीं। तो देखो उन्होंने क्या किया, अगर स्ट्रेट लाइन में कोई चीज ट्रेवल कर रही है तो उसकी शैडो बनेगी। सिंपल सी बात है, जैसे कि आपको एग्जांपल से बताता हूं मैं। अगर सन है इधर, ठीक है, अगर मेरे सर के ऊपर सन है तो नीचे शैडो बनेगी क्योंकि डायरेक्ट नीचे आ रहा है। अगर मेरे सामने सन है तो पीछे शैडो बनेगी, है कि नहीं। अगर सीधा ट्रेवल कर रही है लाइट तो, है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, अब अगर कैथोड रे सीधी सही में ट्रेवल करती है तो अगर मैं यहां पर कोई मटेरियल लगा देता हूं, ऐसा 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 ऐसा, कोई भी मटेरियल, कोई भी, अब ये तो पता नहीं क्या बन गया, ठीक है, कोई भी मटेरियल लगा दिया तो उसके पीछे क्या बनेगी, ऐसी शैडो बनेगी। तो बिल्कुल यही हुआ कि जब उनने देखा
ठीक कि एक मटेरियल है जो कि सामने रखा हुआ है और कैथोड रे उसके सामने से पास हो रही है, तो पीछे शैडो बन रही थी, तो उन्होंने लिखा कि यस, कैथोड रे का जो पाथ है वो क्या करती है, कैथोड रे फॉलोज स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ। ठीक है, इसको तो लिख लो, अभी अपन आगे दिख जाएगा आपको। ठीक है, बस ऐसे नॉर्मली बस समझ लो, यहां पर आपको पाथ मिलती है। चलिए और भी चीजें देखी उनने। अगर मैं क्या करूं, अब ध्यान से देखना, ये तो हो गया हमारा एक चीज। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, अब यहां पर मैं ऐसे इलेक्ट्रोड लगा दूं, इस पॉजिटिव को मैं बना दूं यहां पे ऐसे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, कि भैया कैथोड रे का सही में नेगेटिव चार्ज है भी या नहीं। ठीक है, एक मैंने ऐसा लगा दिया, तो हमने ये पाया कि जो कैथोड रे जा रही थी वो पॉजिटिव के साइड क्या हो गई, ऐसी अट्रैक्ट हो गई, ये ऐसी जाने लगी। तो हमें इससे ये पता चला कि हाँ जी, कैथोड रे का जो चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, चलिए इससे मैं एक चीज और पता कर सकता हूं, क्या, कि जो कैथोड रे है उसके ऊपर इंफ्लुएंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, मतलब अगर मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव को अप्लाई करा है, मतलब एक तरीके की क्या करा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही अप्लाई करा है। ठीक है, तो मतलब कैथोड रे के ऊपर कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस डाल रहा है, क्या आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी डालेगा क्योंकि चार्ज है ना। क्लियर है, समझ में आ गया इतना। चलो अब आगे चलते हैं। अब क्या यहां पर मैंने जब वो शील्ड डाली थी, शील्ड मतलब कोई भी मेटल जो है वो अंदर डाला था इधर ऐसे, ठीक है, ऐसे जैसे ही जो है आपकी कैथोड रे रही इससे टकरा गई, कैथोड रे इससे टकरा गई, तो ये क्या प्रोड्यूस करा, इसने प्रोड्यूस करा हीट, प्रोड्यूस करी हीट। तो हमें ये पता चला कि कैथोड रे प्रोड्यूस करती है हीट। ठीक है, मतलब उसका कुछ ना कुछ तो उसमें एनर्जी भी है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। चलो, तो ये जो तो कुछ थी यहां पर आपकी प्रॉपर्टीज रही। ठीक है, और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। ये रही आपकी सारी प्रॉपर्टीज। देखो यहां पर क्या क्या हुआ। कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल क्या बनाया, शैडो बनाया। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में लिखते चलते हैं अपन, है ना, शैडो, समझ में जाएगा फिर एक ही बार में पढ़ोगे तो। कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल, बिल्कुल उसके अंदर मटेरियल पार्टिकल होता है, इसलिए वो क्या करती है, यहां पे हीट करती है। हीट का मतलब नहीं था यहां पर, पता क्या बताया था उन्होंने, क्या किया था स्टार्टिंग में कि यहां पर एक पंखी लगा दी, पैडल लगा दिया। क्या किया, यहां पे एक पंखा लगा दिया, ध्यान से समझना। ठीक है, देखो यहां पर उन्होंने एक ऐसा पैडल लगा दिया, ऐसे 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 और ये ऐसे, ठीक है, चक्रा लगा दिया। ठीक, तो जैसे ही उन्होंने यहां पर इसको फ्लो कराया, कैथोड रे को चीजें को ने कराया, मतलब क्या करा, कैथोड रे ट्रेवल करी, जैसे ही ये इससे टकराई तो ये पैडल क्या हुआ, रोटेट होने लगा, रोटेट होने लगा। इससे हमें ये तो पता चल रहा था कि एक तो स्ट्रेट चल रही है, और क्योंकि रोटेशन शो कर रहा है मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, वो पैडल जो था, जो पैडल था उसमें भी क्या मिला, रोटेशन देखने को मिला। क्लियर, चलो। कैथोड रे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि आप सभी को इसमें दिख रहा है कि ये जो है, ये एक क्या कर रहा है, मैग्नेट जो है, ये जो है एक मैग्नेट को पास में लेके आ रहा है जब कैथोड रे जा रही है। देखो, तो जैसे ही ये पास में लेके आ रहा है तो ये क्या जा रही है, देखो डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, इधर ऐसा देखने को मिल रहा है। क्लियर है, ठीक है। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि बिल्कुल जो कैथोड रे है उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होता है, किसका, यहां पर या तो इलेक्ट्रिक फील्ड का या मैग्नेटिक फील्ड का। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी है, उसको समझेंगे, है ना। ठीक, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, कैथोड रे प्रोड्यूस फेंट ग्रीन ग्लो ऑन स्ट्राइकिंग अगेंस्ट हार्ड मेटल। ठीक है, अब जब भी किसी मेटल से वो टकराती है तो ये ग्रीन कलर का शो करती है। ठीक है, कैथोड रे कैन पेनिट्रेट थ्रू द थिन मेटल, पेनिट्रेशन पावर कैथोड रे की अच्छी होती है। अब यहां पर एक चीज समझने वाली, ये बताओ, अभी अपन ने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या होता है, देखो ऐसे H2 था जो कि H+ बना रहा था, 2 + 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था। ठीक है, इसको अपन ने कैथोड रे बोला, कैथोड रे बोला। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या कैथोड रे नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है या नहीं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यस या नो। आंसर कमेंट में बता दो, मेरा आंसर के पहले, ठीक है, पॉज करके। ठीक है, तो इसका आंसर है नो, इसका आंसर है नो।
क्योंकि अगर आप गैस कोई भी रख लो, मान के चलते हैं मैंने क्या रखा, CH4, ये गैस रखी, ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा, CH4 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, है कि नहीं। चलो अगर मान लो मैंने यहां पर कोई और गैस रखी, जैसे कि मैं और कौन सी गैस रख सकते हैं, बहुत सारी रख सकते हो। मान लो यहां पे अब मैंने नाइट्रोजन रखा, नाइट्रोजन के ऊपर ही बनेगा अलग और इलेक्ट्रॉन अलग निकलेंगे, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चेंज हो रहा है, ये पॉजिटिव चेंज हो रहा है ना भैया। इलेक्ट्रॉन का नेचर थोड़ी चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव ही रहेगा ना किसी भी मेटल में, पॉजिटिव वाला चेंज हो रहा है, ठीक है। मान लो कोई यहां पर गैस है D2 नाम की, वो क्या बनाएगा, D प्लस बनाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा ऐसे, तो यहां पे चेंज क्या हुआ, देखो D प्लस चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन तो जैसे के तैसे ही है कि नहीं, इजी समझ में आ गया। तो यहां पर कैथोड रे जो है वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, ठीक है। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, नो, ये लिखा हुआ है, क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। यहां पर ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। अब सर इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ऐसे होते हैं कि कैथोड रे जो आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो कितने हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल बहुत कम बनते हैं, यहां पे आपसे एक्सपेरिमेंट थॉमसन से बनते हैं, जिसको अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, आगे आता है आपका स्पेसिफिक चार्ज। ओ हो स्पेसिफिक चार्ज के बारे में अब ध्यान से देखना, स्पेसिफिक चार्ज आपका कुछ नहीं, ये होता है आपका Q/m रेशियो। Q/m रेशियो को ही क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज ये कैसे निकलता है, ध्यान से देखना अच्छे से, बहुत इजी है ये वाला, ठीक है। स्पेसिफिक चार्ज ये होता है, तो Q क्या है हमारा, चार्ज, M क्या है हमारा, मास। तो मतलब यहां पे जो थॉमसन थे उनको मतलब सब कुछ पता था कि चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रॉन का और मास कितना होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं पता था। उन्होंने पता क्या करा, चलो बताता हूं, देखो उन्होंने क्या करा, यहां से एक कैथोड रे को बनाया, कैथोड रे को पास करा, क्या यहां पे देखो ये रही आपकी कैथोड रे, ये जा रही है जा रही है जा रही है, ठीक है। ये रहा आपका एक एनोड, ये है हमारा एनोड, ये है हमारा कैथोड, ऐसी ट्रेवल करती है ना कैथोड, कैथोड टू एनोड, एनोड के साइड जाती है ना, ठीक है। और यहां पे क्या है, देखो एक होल दिया हुआ है, होल क्यों दिया है, क्योंकि कैथोड रे जो इतनी सारी आ रही है ना वो एक एक रे करके निकले, इसलिए, ठीक है, एक डायरेक्शन में। अब देखो अब क्या हुआ, जैसे ही यहां से ट्रेवल करी, ऐसे ट्रेवल करी, ऐसे ट्रेवल करी, उन्होंने क्या करा, यहां पे लगा दिए इलेक्ट्रोड, ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। जल्दी से बताओ कि कैथोड रे किसके साइड जाएगी, पॉजिटिव के साइड जाएगी, बिल्कुल, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होती है वो, ठीक है। तो कैथोड रे क्या हुआ, डाइवर्ट हो गई, डाइवर्जन देखने को मिला, डिफ्लेक्ट हो गई इस साइड, ऐसा, ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ठीक, यहां तक क्लियर। चलो आगे, अब क्या हुआ, उन्होंने ये तो फील्ड करी कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक और चीज अप्लाई करी उन्होंने, क्या, यहां पर उन्होंने अप्लाई करा मैग्नेटिक फील्ड, तो उनको इस साइड देखने को मिला, पॉइंट मिला एक सी। और जब उन दोनों को बैलेंस करा, इलेक्ट्रिक फील्ड और किसको, मैग्नेटिक फील्ड को, तो उनकी जो पॉइंट आया वो इधर आया, ये हो गया हमारा पॉइंट बी, ठीक है। तो मैं बताता हूं यहां पे कि यहां पर ए जो है, यहां पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। बी जो है वो क्या है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर। चलो अब यहां पर क्या हुआ, जो सी है वो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। सर ये सब तो ठीक है, लेकिन है क्या क्या ये, आप ध्यान से देखना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव के साइड वो डाइवर्ट हो रही है, और मैग्नेटिक फील्ड पर वो नीचे के साइड डाइवर्ट हो रही है, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब अब उन दोनों को अगर बैलेंस करूंगा तो मुझे एक पॉइंट मिलेगा बीच सेंटर में, मतलब दोनों का इक्वल अगर मैं कर दूंगा तो कैसे कर सकते हैं, देखो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, मेरे लिए क्या लगा है, ये वोल्टेज लगा है, वोल्टेज को तो मैं वेरी कर सकता हूं ना,
कभी मैंने ज्यादा करंट पास कर दिया, कभी मैंने कम पास कर दिया, तो यहां से करके बैलेंस कर लिया उनने। ठीक है, अब लगेगा एक फॉर्मूला। अब क्या है, हमें पता है कि इसने क्या करा है कि इलेक्ट्रिक जो है फील्ड है इक्वल टू कर दिया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारी, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है E इंटू ई, मतलब चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक करंट, यही होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। चलो ये होगा चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। चलो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इंटू ई इंटू वी, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक आपका क्या चार्ज और यहां पर वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, समझ में आएगा, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखना, यहां पर एक क्वेश्चन बना लो, ये ई से ये ई कैंसिल, तो क्या हो गया E इज इक्वल टू यहां पर हमको देखने को मिल रहा है बी वी। ठीक है, V की वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां से क्या आ जाएगा, देखो E डिवाइड बाय बी, क्लियर, ये दिख रहा है आपको। चलो है ना, यहां पर एक वैल्यू मिल गई। अब ध्यान से देखना, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड है और अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई पार्टिकल घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इक्वल अपन बोल सकते हैं ना कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्लियर है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, BeV इज इक्वल टू रख सकता हूं mv² डिवाइडेड बाय R। अब मैं यहां से देखो एक वैल्यू निकाल रहा हूं, ये E ये M इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये V दिख रहा है आपको, ये हो गया mv² BV इंटू R, क्लियर। इस V से ये V कैंसिल, क्लियर। ठीक है, तो E बाय M हमें क्या देखने को मिल रहा है, mv डिवाइड बाय, ठीक है, ये B और अपन को R दिख रहा है, क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखते रहना, ये जो M है ये भी कैंसिल होगा, ये जो M है ये भी कैंसिल होगा, ये वाला कैंसिल नहीं होगा, ये जो M है इसको ही तो अपन इधर लेके आ गए, तो ये M इधर आएगा ही नहीं ना क्लियर है, समझ में आएगा, इसीलिए वो कैंसिल होगा। चलो अब V की वैल्यू रखो, तो ये क्या हो जाएगा, E डिवाइड बाय, ये इसकी वैल्यू है E डिवाइड बाय B है और नीचे भी B है, तो ये हो जाएगा B² इंटू R। बस ये आ गई आपकी फाइनल एक्सप्रेशन। यहां से अब ध्यान से देखना, फाइनल एक्सप्रेशन को मैं यहां पर लिख देता हूं कि E बाय M इज इक्वल टू आपके पास क्या आया, E डिवाइड बाय B² इंटू R, क्लियर, समझ गए, है ना। अब ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम कंट्रोल ही कर रहे हैं, तो हमें उसकी वैल्यू पता है। B जो है मैग्नेटिक फील्ड भी हम ही दे रहे हैं, तो हमें उसकी वैल्यू पता है। और R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम निकाल सकते हैं ना उसको, तो रेडियस को, ठीक है। तो यहीं से थॉमसन को एक चीज पता चली, उसकी जो वैल्यू है उन्होंने कैलकुलेट कर ली, इस सब चीज को उनको पता ही था, ठीक है, क्योंकि वो तो साइंटिस्ट है भैया, बहुत ज्ञान है उनके पास। ठीक है, तो क्या हो गया, उनके पास एक वैल्यू आई 1.75, जिसको लगभग 1.76 भी बोला जाता है, क्योंकि यहां पे 8 कुछ आएगा, ठीक है, इंटू 10⁸ ये आ गया उनका चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो, क्लियर, समझ में आ गया, था इजी, बिल्कुल इजी था। ठीक है, तो यहीं से उनके पास ये वैल्यू आ गई। 1.76 भी लिखते हैं उसको, 1.76 लिख सकते हो, या फिर अगर ऐसे लिखना है तो 1.7558 ऐसे लिख लेना, क्लियर, ये आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब अगर कोई आपसे पूछे क्या थॉमसन को चार्ज पता थे, नहीं पता थे, क्या उसको मास पता था इलेक्ट्रॉन का, नहीं पता था, उसको सिर्फ क्या पता थी, बहुत अच्छी नॉलेज थी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्लियर, बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज रेशियो। इसके ही बाद आपके आते हैं कौन, मिलिकन, ठीक है, ये रहे आपके मिलिकन, बहुत इजी है, इसको ज्यादा अपन डीप में नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने क्या किया था, चार्ज बताया था, ठीक है, चार्ज बताया हमें, यहां पर ध्यान से देखना कि उन्होंने क्या करा, एक पॉजिटिव प्लेट ले ली यहां पे, ठीक है, और यहां पे आपकी नेगेटिव प्लेट हो गई, देखो नेगेटिव प्लेट, ठीक है, ये रही आपकी नेगेटिव प्लेट। उन्होंने क्या करे, ये तो दिख रहा है आपको एटमाइजर, इससे क्या करा, यहां पे ऑयल ड्रॉपलेट को छोड़ा, ऑयल ड्रॉपलेट को छोड़ा और अंदर क्या करा, ये जो ड्रॉपलेट है, अब ये जो होल दिख रहा है आपको स्मॉल होल, इससे क्या जाएगा, अंदर जाएगा, तो आपको दिख रही है यहां पे एक ऑयल, ठीक है, ऑयल ड्रॉपलेट को इन्होंने यहां पर छोड़ा, अंदर छोड़ दी एक्सरे, एक्सरे ने क्या कर दिया, इस ऑयल को कर दिया आयोनाइज्ड, आयोनाइज का मतलब उसके अंदर लगभग चार्ज जनरेट कर दिए। अब अगर उसके अंदर चार्ज जनरेट हो गया तो ये जो प्लस है, ये जो माइनस है, उसके ऊपर कुछ तो अफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो उनने भी क्या किया पता है, उनने भी
ग्रेविटेशनल वर्क फोर्स यहाँ पे काम कर रहा होगा क्योंकि ये ऑयल ड्रॉपलेट नीचे आएगी, और ये इलेक्ट्रिक वर्क, ठीक है, ये वाला वर्क उसको कर दिया उन्होंने इक्वल, ठीक है। तो उनको एक वैल्यू देखने को मिली, उन्होंने ये देखा कि यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमेशा जब भी ऑयल ड्रॉपलेट नीचे गिर रहा है उसकी एक वैल्यू आ रही है n के मल्टीपल में, वो कितनी है आपकी 1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब के इक्वल आ रहा है, और ये किस में थी, माइनस में थी। क्लियर, ठीक है। यहां पर उसने ये बोला, ध्यान सुनना अच्छे से वापस से, उन्होंने ये बोला ऑयल ड्रॉपलेट जो भी गिर रही है उनको जो डिफ्लेक्शन है, जो वैल्यू है वो एक ही देखने को मिल रही है, क्या, n इंटू -1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलम देखने को मिला, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला ये जो आया 1.67 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इसको ही उन्होंने दे दिया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हम सभी जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर, समझ में आ गया, नहीं आया था समझ में, फिर से सुनो। उन्होंने क्या करा, ऑयल ड्रॉप लिया, ये पूरा एटमाइजर है, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, ऑयल ड्रॉप लिया, ऑयल ड्रॉपलेट को यहाँ से छोड़ा, ऑयल ड्रॉपलेट को यहाँ पे छोड़ोगे तो ये जो होल है इससे अंदर जाएगा, होल से अंदर जाएगा, एक्सरे यहाँ से जा रही है तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, आयोनाइज जाएगी, मतलब लगभग प्लस या नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। क्लियर, अब प्लस या नेगेटिव चार्ज आ गया तो इस चार्ज प्लेट से, पॉजिटिव या नेगेटिव से, मैं उसको क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ, ठीक है। ये जो अगर मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूं तो जैसे कि अपन ने पहले देखा था, क्या देखा था पहले, ये देखो, जैसे ही उन्होंने क्या करा था, इक्वल कर दिया तो नेट जो है इधर आ रहा था, है ना, फिर उन्हें एक रेशियो मिला था, रेशियो क्या मिला था, देखो 7.5, तो सेम उनको भी क्या मिला, जैसे ही उन्होंने देखा इसको बीच में अटका के रखा और देखा कि ये किसके बीच में लाई कर रहा है, तो उनके ये पता चला कि जितनी भी ड्रॉप आ रही है, मान लो एक ड्रॉप आई तो इसमें आएगा, ठीक है, कितनी वैल्यू आई उसकी, एक ड्रॉप की वैल्यू आई 1 इंटू -1.67 इंटू 10 की पावर -19। जैसे ही दूसरी ड्रॉप, अगर दो ड्रॉप आ रही है तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू -1.67 इंटू 10 की पावर -19। तीन हो गई तो ऐसे आएगा -1.67 इंटू 10 की पावर -19। तो उन्होंने ये देखा कि जितनी भी ऑयल की ड्रॉपलेट आ रही हैं वो n के मल्टीपल में आ रही हैं, और n आपका 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। उन्होंने कहा लेकिन ये तो क्या है, ये जो आ रहा है ये तो कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट आ रहा है उसको ही उन्होंने क्या बोल दिया, चार्ज बाय, मतलब चार्ज बोल दिया इलेक्ट्रॉन का। क्लियर, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें तो आ चुकी थी, क्या क्या आ गया देखो ध्यान से, अब देखो इतनी सारी चीजें आ चुकी हैं थी, तो उन्होंने क्या करा, चार्ज को डिवाइड कर दिया स्पेसिफिक चार्ज से। इससे उन्हें क्या मिला होगा सर, क्या फायदा हुआ होगा, इनसे उन्हें मिल गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया, देखो ये, ठीक है। ये रही हमारी ओवरऑल समरी, क्या क्या हो गया। चार्ज किसने निकाला, देखो मास कैसे आया और चार्ज कैसे आया। चार्ज निकाला हमारे मिलिकन भैया ने, मिलिकन भैया ने क्या करा था, वही अभी मैंने आपको जो बताया उसको बैलेंस करके n के इंटीग्रल में आ रहा था कितना, 1.67 इंटू 10 की पावर -19। क्लियर, अब अगर मैं मास बाय चार्ज स्पेसिफिक करता हूं, चार्ज स्पेसिफिक चार्ज का मैं क्या करता हूं, इसको डिवाइड करता हूं, तो मुझे यहां पे मिल जाएगा मास कितना, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ये किस में है, ये केजी में, याद रखना, ठीक है, ये किस में है, केजी में, ग्राम में कम कर देना थोड़ा, 3 कम कर देना, ठीक है। चलो अब E/m रेशियो अपन ने बताया, जे थॉमसन ने निकाला था, कैसे, अब मैंने आपको बता चुका हूं मैं तो एक्सपेरिमेंट करके। क्लियर, कितना आया था, 1.76 इंटू 10 की पावर 8। 75 को मैंने बताया था कैसे लिख सकते हो, ऐसे। क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर है, ठीक है। तो बस ये थी हमारी समरी पूरी कैथोड रे को लेके। अब ध्यान से सुनना, क्या ये E/m रेशियो जो है, या फिर Q/m रेशियो बोलते हैं जिसको कभी कभी, चार्ज बाय m रेशियो, है ना, क्या ये जो है कैथोड रे के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा, बताओ क्या ये कांस्टेंट रहेगा, बताएंगे जरा, ध्यान से सुनना। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, अगर H2 गैस रही या फिर CH4 गैस रही या फिर कोई भी गैस रही, तो ये क्या करेगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। यहाँ पे ये क्या करेगा, देखो ये CH4 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ऐसे निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो उतना ही रहेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चेंज होना ही नहीं, है ना। और ये मास किसकी बात कर रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉन के मास की बात कर रहा है,
और इलेक्ट्रॉन का मास भी चेंज नहीं रहेगा, चेंज क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो इसका मैं बोल सकता हूं कि जो E/m रेशियो है, जो रेशियो है वो क्या होता है, कांस्टेंट रेशियो है, कांस्टेंट रेशियो है किसका, कैथोड रे का, कैथोड रे का, या फिर किसका, इलेक्ट्रॉन का। क्लियर, ठीक है। और भी चीजें, और चीजें क्या है, ये जो मास आया, ये जो मास आया कितना देखो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ये इतना छोटा है, इतना छोटा, इतना छोटा है कि इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। और इसको कंपेयर करके हाइड्रोजन से देखा गया कि इसका जो मास है वो 1/1837 टाइम है हाइड्रोजन एटम के मास के, हाइड्रोजन एटम के मास के। ठीक है, ये चीज लगेगा आगे, याद रखना है ना। ठीक है, तो 1/1837 टाइम्स कम है ये। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलो, तो ये जो बात हो गई हमारी पूरी कैथोड रे को लेके हो गई। अब अगर कैथोड रे आ गई है तो एनोड रे तो चुटकियों में आ जाएगी। ठीक है, चलो उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। चलिए अब अपन बात करते हैं किसकी, प्रोटॉन की। प्रोटॉन में क्या हुआ होगा, देखो ध्यान से। अब उन्होंने क्या करा, यहां पर इसको पॉजिटिव कर लो और इसको मान लो क्या, एनोड। इसको मैं मान लेता हूं एनोड। ठीक है, और उन्होंने एक बार लिया परफोरेटेड कैथोड। क्या लिया, परफोरेटेड कैथोड। ये क्या होता है, मतलब कि होल्स वाला कैथोड। ठीक है, ये देखो, ये रहा आपका कौन सा, ये नेगेटिव चार्ज, ये रहा आपका कैथोड। ध्यान से देखना, ठीक है। अब अगर आप अप्लाई करोगे फिर से वही हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट, तो क्या होगा, ध्यान से देखना। 10,000 वोल्ट करोगे तो यहां से कौन सी रे निकलेगी, कैथोड रे निकलेगी। तो उन्होंने जब ये देखा, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल से बताया था कि जो H2 है वो क्या बनाएगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसको क्या हो गया, ये तो कैथोड रे हो गया। मगर भाई ये एक प्लस भी तो बना रहा है। ठीक है, तो वो प्लस क्या करता है, ध्यान से देखना, वो जो प्लस है वो किस साइड ट्रेवल करता है, नेगेटिव के साइड वो क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो मैं इसको ऐसे बना दूं, ये क्या होगा, नेगेटिव के साइड ट्रेवल करेगा। ये कैसे पता चला, पिछली बार क्या हुआ था पता है ना, अपन ने कोटिंग करी थी यहाँ पे ZnS की। इस बार क्या किया, दोनों साइड कोटिंग कर दी। किस साइड, इस साइड भी ऐसे 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 कोटिंग कर दी। तो जैसे ही कोट किया तो ये पता चला, जैसे ही क्या हुआ, कैथोड रे निकली, उसी के साथ साथ एनोड रे भी निकली। और वो जैसे ही इससे टकराई, इस फ्लोरोसेंट मटेरियल से, ये क्या करने लगा, ग्लो करने लगा। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, तो यहां पे क्या पता चला, जब कैथोड रे निकल रही है तो साथ साथ एनोड रे भी निकल रही है। ठीक है, तो ये एनोड रे कुछ और नहीं, ये जो H+ आ रहा है आपका, यही क्या है, एनोड रे है। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसको ही आगे चल के नाम दे दिया गया प्रोटॉन्स। इसको ही आगे चल के नाम दे दिया प्रोटॉन्स। एक और इसका नाम होता है, क्योंकि ये परफोरेटेड कैथोड से निकल के जा रही है। परफोरेटेड मतलब कि होल्स वाला कैथोड, जिसमें क्या हो, थोड़े से छेद वगैरह हो, होल्स हो। ठीक है, तो इसको ही उसको नाम दे दिया कैनाल रे। इसको ही बोलते हैं अपन कैनाल रे। ठीक है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, इसलिए अपन थोड़ा सा तेज भाग रहे हैं। ठीक है, उसमें घबराना नहीं, बाकी बहुत इजी है। एक बार एनसीईआरटी करोगे ना तो बहुत क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये इसको नाम क्या दे दिया इनने, कैनाल रे नाम दे दिया। अब हमको पता चल गया कि भैया जो रे निकलती है ना, कैथोड और एनोड साथ में निकलती है। अब ये आपके लिए एक क्वेश्चन, क्या ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगी या नहीं, बताओ। तो इसका आंसर है बिल्कुल करेगी। क्यों करेगी, देखो, क्योंकि वहां पर अपन ने देखा था, अभी फिर से एग्जांपल CH4, ये क्या बना रहा है, CH4 प्लस बना रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो सेम ही आ रहा है, देखो। लेकिन चेंज क्या हो रहा है, देखो, उसका पॉजिटिव पार्ट चेंज हो रहा है। तो बिल्कुल आपका जो कैथोड है, जो एनोड रे है, या फिर जो प्रोटॉन निकल रहा है, वो बिल्कुल डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस के। कैथोड में नहीं करता, एनोड में करता है। क्लियर, बहुत अच्छे समझ में आया। बस ये कुछ बातें थी। ठीक, सेम तरीके से आपकी प्रॉपर्टीज भी निकाली गई, ये सब चीजें। ठीक है, तो चार्ज किसका आ गया, उसका ये चार्ज जो आया वो आ गया 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है,
आपका मास कितना आ गया 1.67 इंटू 10 की पावर -24। क्लियर। और ये जो EM रेशियो, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, आया 9.58 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। ठीक है, अगर मैं इसको बताऊं कि मास जो है वो लगभग हाइड्रोजन के एटम के इक्वल आया था, हाइड्रोजन के मास के, ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन के इक्वल था, हाइड्रोजन मास के इक्वल था, क्या था, इक्वल था। ठीक है, मतलब जो मास हाइड्रोजन का है वही मास अपन मान लेते हैं प्रोटॉन का भी है। मतलब अगर मैं आपसे रिलेशन पूछूं फिर क्या आएगा, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा, कम होगा कंपैरिजन टू प्रोटॉन। क्लियर, समझ में आ गया। अगर मैं ऐसे निकालना चाहूं तो ये आता है आपका इलेक्ट्रॉन का जो मास है और प्रोटॉन का मास का रेशियो निकालूं तो क्या आएगा 1/1837, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1, ये आएगा। क्लियर है, तो अपन निकाल सकते हैं इससे रेशियो। तो रेशियो से कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर है, ठीक है, ये तो हो गई कुछ बेसिक्स बातें। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। अब जो प्रोटॉन की थी और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो लगभग सेम ही थी। जैसे कि आपने देखा कि कैथोड रे और एनोड रे क्या होता था, वो जो चीजें हैं वो साथ में ही निकलती हैं। ठीक है, मतलब जैसे ही अगर कैथोड रे निकल रही है तो साथ ही साथ क्या निकलेगी आपकी, वहां पर एनोड रे भी निकलेगी। अपन समझ गए थे वो कहां से, कि आपका गैस का अगर एटम है कोई, अगर मान लेते हैं अपना ये वाला, ठीक है, H2 अगर है तो क्या बनाएगा वो H+ साथ में बनाएगा और इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है, ये बैलेंस नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूं, अभी मैं आपको जो जनरली बता रहा हूं। तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि अगर ये गैस भरी हुई है तो यहां से एनोड रे निकल रहा है, यहां से कैथोड रे निकल रहा है। ठीक है, चलो ये बात तो हो गई। अब हमें ये भी तो पता है कि दूसरा भी तो एक एलिमेंट होता है ना, तो उसकी डिस्कवरी के पहले हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा रेडियो एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो देखो रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, वो होती है द रेडियो एक्टिविटी इज अ फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशन बाय सर्टेन एलिमेंट कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। मतलब क्या है सर, ध्यान से देखना, यहां पर एक चीज है, कोई एक एलिमेंट रखा हुआ है, ठीक, कोई एक एलिमेंट रखा हुआ है, वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली एक इमिशन कर रहा है। मतलब क्या बोल सकता हूं कि एक एनर्जी जो है वो निकाल रहा है, ठीक है, उसके अंदर से कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ तो निकल रहा है। ठीक है, चलो अब उसकी बात करते हैं। यहां पर वैसे ही एक एलिमेंट को बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसी को बोलते हैं। मतलब कि कोई भी चीज जहां पे एमिशन जो है वो कंटिन्यूअस हो रहा है, वो चीज। ठीक है, अब यहां पर ये पाया गया, ठीक है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा गया किसके अंदर, ये क्या है आपका, ये है आपका लेड बॉक्स। लेड बॉक्स ये क्या करता है, जहां पर जो रेडियो एक्टिविटी है वो हर जगह ना फैल जाए, इसलिए उसको रखा जाता है लेड बॉक्स के अंदर। ठीक, अब यहां पर ये पाया गया, जैसे ये एलिमेंट रहा ना, इसके अंदर से निकली 3 ऐसी रेस, एक ये, एक ऐसा और एक ऐसा। सर ये कैसे बेस पे बना दिया आपने, मान लेते हैं यहां पर एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये रहा आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यहां पर एक और इलेक्ट्रोड लगा हुआ है जिसका नाम क्या है, वो है आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत क्लियर सी बात। अब ध्यान से सुनना, यहां से निकल रही थी 3 टाइप की रेज, कौन कौन सी सर, एक निकल रही थी पॉजिटिव साइड, उसको मतलब उसके ऊपर चार्ज कौन सा होगा, अगर वो पॉजिटिव साइड जा रही है तो सिंपल सी बात है उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज वाले को नाम दे दिया बीटा रेस, बीटा रेस। क्लियर, अब उनमें से एक ऐसी थी जो नेगेटिव के साइड जा रही थी, मतलब उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, उसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, उसका नाम दे दिया अल्फा रेस। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल के बारे में आपने सुना होगा। क्लियर, अब सुनो, एक और कौन सी थी जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, जो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुई, ना नेगेटिव साइड ना पॉजिटिव साइड, उसका नाम दे दिया उनने गामा रेस, गामा रेस। क्लियर है, समझ में आ गया। सर ये प्लेट कौन सी है, इसको ही बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट, इसका नाम होता है फोटोग्राफिक प्लेट, ऐसा समझ में आ गया। मतलब कि कोई एक ऐसा एलिमेंट जिसमें से निकल रही है 3 टाइप की रेस, अगर मैं इलेक्ट्रोड लगा दूं पॉजिटिव नेगेटिव, जिस साइड नेगेटिव की साइड अगर कोई रे जा रही है तो उसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज, उसका नाम दे दिया उन्होंने अल्फा पार्टिकल। क्लियर, अगर नेगेटिव के साइड जा, मतलब नेगेटिव प्लेट के ओर जा रही है, उसके ऊपर होगा कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, फिर से अल्फा। अगर
वो जा रही है पॉजिटिव प्लेट पर, होगा नेगेटिव चार्ज बीटा रेज। अगर यहां पर सीधे निकल गया, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, मतलब गामा रेज, मतलब वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आप ध्यान से सुनते रहना। आपके यहां पर ध्यान से सुनो, ये एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि जो आपका अल्फा पार्टिकल है या फिर अल्फा रे जो है, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, 4He2 से। ऐसा, ये क्या है, यही तो हीलियम है ना, इसको बोलते हैं हीलियम, सबको पता होगा, इसको हीलियम बोलते हैं। इससे क्यों डिनोट करते हैं, एक्चुअली इससे क्या करता है, हीलियम के न्यूक्लियस से डिनोट करते हैं अल्फा पार्टिकल को। वो कैसे सर, अगर मैं ऐसे देखूं, देखो इसको लिखा कैसे जाता है, हीलियम 2+, ऐसा 4 और 2 ऐसे। इसको, ये जो पार्टिकल है ना, ये जो डिनोशन है, इसको ही बोलते हैं अपन क्या, अल्फा पार्टिकल। क्लियर? इसका मतलब क्या बता रहा है, हम सभी को पता है कि हीलियम के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अरे एक बार पीरियोडिक टेबल खोलिए कि नहीं खोलिए, है ना, उसमें पता चल जाएगा पूरा। हीलियम के अंदर सिर्फ क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब अगर मैं दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो मैं लगा सकता हूं 2+, बिल्कुल ठीक है। और उसका मास कितना होता है, 4 होता है, उसका नंबर कितना होता है, 2 होता है, ऐसे। ठीक है, जिसके बारे में अपन थोड़ा सा भी शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे, मास और नंबर के बारे में, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब खुद सोचो, यहां पर अगर एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो सिर्फ 2 घूम रहे हैं। ठीक है, ये उसका मान लेते हैं बीच का सेंटर हो गया। सेंटर में अब कुछ ना कुछ तो चीजें प्रेजेंट होंगी, तो बचा ही क्या, सिर्फ न्यूक्लियस ही तो बचे, मतलब यहाँ पे क्या बचा, प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन्स बचे। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि जहां पर He2+ क्या बता रहा है, हीलियम के न्यूक्लियस। ठीक है, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्लियर है? अगर यहां पे अगर मैं आपसे E/m रेशियो पूछ लूं, E/m रेशियो ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो कोई बताएगा इसको थोड़ा सा गैस करके कि क्या आएगा। E/m रेशियो मतलब क्या होता है, चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो, मास रेशियो, सही है, यही होता है। ठीक है, तो चार्ज आपको कितना दिख रहा है, हीलियम 2+, मतलब कितना चार्ज है उसके ऊपर, 2 चार्ज है। मास कितना है हीलियम का, 4 है, तो यहां पे मैं 4 लिख दूंगा, तो ये क्या हो गया, 1/2। 1/2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 0.5, तो 0.5 क्या है उसका, E/m रेशियो। क्लियर है? यहां तक सबको इजी लगा होगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं थी, है ना। तो ये था आपका रेडियो एक्टिविटी के बारे में। अभी आपको इतना ही जानना है, आगे आओगे जैसे काइनेटिक में बात करेंगे तो वहां पे हाफ लाइफ वगैरह आएगा, तो अपन वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ जो जानना था, जो आपको बताना था, वो था सिर्फ अल्फा पार्टिकल और उसका E/m रेशियो। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। चलो, अब क्या हुआ, यहां पे जो थॉमसन थे ना, वो बहुत खुश थे कि यार देखो मेरे सारे एक्सपेरिमेंट पास हो रहे हैं, है ना, मैंने E/m रेशियो निकाला, वहां से 100 लोगों ने उसकी मदद से मास वगैरह निकाले, वो बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। तो वो क्या कर रहे थे, बहुत नए एटॉमिक स्ट्रक्चर बता रहे थे। तो उनके हिसाब से एक उनने अजम्पशन बनाया, अजम्पशन नहीं, उनकी थ्योरी थी। उनने क्या बोला कि यहां पर जो एटम होगा, ध्यान से सुनना, एटम जो होगा उसका अगर सरफेस अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, चलो मेरे पास एक बोतल है, मैं उससे बताता हूं। जो ये होगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा एकदम सेंटर सर्कल दिख रहा है, ये जो होगा इसका जो स्पेयर दिख रहा है ना आपको सर्कल, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव स्पेयर होगा और इसके अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होंगे। चलो मैं आपको करके बताता हूं, ध्यान से देखना। आप सभी ने वाटरमेलन देखा होगा, वाटरमेलन मतलब अरे तरबूज, है ना, ये देखो ऐसा कुछ दिखता है, अगर उसको काटेंगे हम तो ऐसा, है ना। तो उसने क्या बोला, एक वाटरमेलन ऐसा होता है, अगर उसको मैं काटूं तो आपको बीच बीच में क्या देखेंगे, वहां पे सीड्स दिखेंगे, ठीक है। तो देखो पूरा का पूरा वही मॉडल बन गया। उन्होंने बोला जो स्पेयर होगा एटम का, जो स्पेयर होगा, जो ऑर्बिट होगा, वो पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा और बीच बीच में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होंगे। क्लियर है? ठीक है, तो ये बात तो किसको गवाह कर रही थी, मतलब ये किसको बताना चाह रही थी, यहां पर उसने प्रूफ कर दिया एटम की न्यूट्रलिटी को। ये तो अपन मान गए कि हाँ भाई एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, एटम होता है न्यूट्रल, है कि नहीं, एटम न्यूट्रल होता है। और अगर इनके अकॉर्डिंग मैं देखूं तो जो स्पेयर है वो पॉजिटिव है, जो स्पेयर है वो क्या है, पॉजिटिव है। और बीच बीच में वो बोल रहे हैं न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कि यहां पर क्या है, जो नेगेटिव चार्ज मतलब हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एम्बेडेड है, एम्बेडेड ऐसा। ठीक है, तो उन्होंने प्रूफ तो कर दिया कि हाँ एटम ऐसे न्यूट्रल हो सकता है, इतना क्लियर। अब उनने ऐसा बोल दिया कि ये ऐसा क्या होगा,
स्टेशनरी होगा ये मॉडल, इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहे होंगे, तो आगे चल के जब डिस्कवरी हुई तो ये सब फेल हो गया, है कि नहीं। अब उनसे इससे हमें बातें क्या पता चली, ध्यान से देखना। इन्होंने बोला कि यहां पर जो एटम है उसका आधे से ज्यादा पार्ट क्या होगा, खाली होगा, यही बोल दिया उन्होंने, ठीक है। कि मतलब कि जो एटम है मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, ये बोल दिया उन्होंने। तो ये बात भी सही हो गई उनकी, है कि नहीं। अब इसको ही प्रूफ करने के लिए इनके ही स्टूडेंट आते हैं। स्टूडेंट का नाम क्या था, रदरफोर्ड था। क्या बोले, उन्होंने कहा कि ठीक है मेरे गुरुजी जो है ना वो एकदम सही कह रहे हैं, एक काम करते हैं हम कि अब हम करेंगे एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने करा एक्सपेरिमेंट। अब ध्यान से देखना, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लिया गोल्ड फॉइल, ठीक है। सबको पता है गोल्ड का यहाँ पे सिंबल क्या होगा, AU होगा, सही है। गोल्ड फॉइल की उन्होंने ली एकदम थिन फॉइल, ठीक है। गोल्ड की जो कह ली एकदम थिन फॉइल ली, क्योंकि लेयर वाइज करोगे तो आपको परफेक्ट स्कैटरिंग वगैरह समझ में आएगा, है ना। तो वहां पे उन्होंने क्या करा, अल्फा पार्टिकल जो है, आपको मैंने अभी बताया, जो आपके अल्फा पार्टिकल हैं उससे कराई इनने बॉम्बार्डिंग, He4 और ये 2 प्लस लिख दूं यहाँ पे, ये क्या है आपका अल्फा पार्टिकल है, उससे कराई उन्होंने बॉम्बार्डिंग। तो उनको क्या पता चला, पता है उनको दो चीजें पता चली। पहली क्या थी कि ज्यादातर जो स्पेस है वो एम्प्टी है। तो उन्होंने कहा देखो मेरे गुरुजी कह रहे थे वो क्या है, हमारी एम्प्टी है, ठीक है। 99% जो है वो लगभग क्या है, 99% नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा पार्ट जो है वो एम्प्टी है। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब उन्होंने कहा कोई तो ऐसी चीज है, ध्यान से सुनना, अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कौन सा था, बिल्कुल पॉजिटिव था, हाँ जी। अब जैसे ही वो एटम के, ध्यान से देख, तो यहां पे देखो, ये जहां आपका एक एटम, ठीक, अगर जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है अगर वो सेंटर से जाता है तो क्या हो रहा था कि जो अल्फा पार्टिकल ऐसे गए वैसे के वैसे वापस हो गए, ऐसे गए ऐसे आ गए, ऐसा। तो उनने कहा ये कैसे हो रहा है। तब उनने देखा कि यहां पर, उनने ये बोला यहां पर होगा एक हैवी पॉजिटिव मास। यहां पे क्या है, एक हैवी पॉजिटिव मास है, जिसके कारण मैं अगर अल्फा को भेज रहा हूं, ठीक है, अगर मैं अल्फा पार्टिकल को भेज रहा हूं तो वो वापस आ रहा है, ऐसा बोला, ठीक है। और भी रेस भेजी तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारी, लगभग 99% जो रेस थी वो सीधी चली गई, लेकिन कुछ डिफ्लेक्ट हो गई, मतलब बीच में कुछ ना कुछ उसको मिल रहा है कि नहीं, बीच में कुछ ना कुछ मिल रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूं थॉमसन के हिसाब से, थॉमसन का अगर मैं देख रहा हूं पीछे वाला मॉडल, ये वाला, उसने कहा था पॉजिटिव स्पेयर है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं अल्फा पार्टिकल को भेज रहा हूं तो सारी की सारी क्या होनी चाहिए थी, सीधी ऐसी निकल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, ठीक है। तो रदरफोर्ड तो चाह रहे थे प्रूफ करना कि मेरे गुरुजी सही कह रहे हैं, लेकिन उनसे हो गए वो क्या, गलत प्रूफ, कि नहीं वो सही नहीं कह रहे थे, वो गलत बोल रहे थे, ठीक है। इतना समझ में आया आपको कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव था, अगर सेंटर पे टकराएगा, सेंटर पे पॉजिटिव हैवी मास प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसको ही उन्होंने क्या बोले, एट लास्ट नाम दिया न्यूक्लियस, सेंटर वाले पार्ट को उसने नाम दे दिया क्या, न्यूक्लियस। इतना क्लियर है, समझ में आ गया। अब बाकी का इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने कहा नहीं, वो स्टेशनरी तो नहीं ही होगा, वो घूम रहा होगा। स्टेशनरी मॉडल वहां पे सफल नहीं हुआ, जो बोर्ड्स में अपन को पता चलेगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए किसके लिए, एग्जाम के लिए, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि रदरफोर्ड ने ये बताया था कि जो एटम का रेडियस है, एटम की जो रेडियस है वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर है, और वहीं पर एटम के अंदर का जो न्यूक्लियस का जो रेडियस है, न्यूक्लियस का, वो और छोटा है। जो न्यूक्लियस का रेडियस है, वो क्या है आपका 10⁻⁻15 मीटर है, ठीक है। तो मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना कि रेडियस ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस वो 10⁻⁻15 है। ये आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखने का है, और ज्यादा कुछ आपको याद रखने की बात इसमें नहीं ही है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हाँ ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, आप फिर से सुनो।
आधा से ज्यादा खाली, 99% रेज सीधी निकल गई, कुछ परसेंट जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। और अगर जो हैवी मास से निकल रही थी तो वो 180 डिग्री घूम गई, जैसी आई वैसी निकल गई। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव हैवी मास प्रेजेंट है, उसने उसको क्या क्या नाम दे दिया था कि वहां पे न्यूक्लियॉन्स होंगे, न्यूक्लियस में रहने वाले न्यूक्लियॉन्स, इंडिया में रहने वाले इंडियंस, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ऑस्ट्रेलियंस, ठीक है। तो न्यूक्लियस में रहने वाले न्यूक्लियॉन्स, है कि नहीं इजी? अरे बहुत इजी, ठीक। तो यहां पे इतना समझ में आया आपको? तो ये जो था ये था आपका स्कैटरिंग के ऊपर, क्लियर, ठीक है। यहां तक तो एकदम समझ में आ गया। चलो अब थोड़े और आगे चलेंगे, है ना। अब देखो आगे आओ, अब आगे आपके पास एक क्वेश्चन आया है, देखो 2021 में एकदम 27 जुलाई की मॉर्निंग में आया हुआ। यहां पर बोल रहा था इफ थॉमसन, ये आपका थॉमसन होगा, मॉडल ऑफ द एटम वॉज करेक्ट, अगर थॉमसन का जो मॉडल है वो करेक्ट हो जाता, देन द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट वुड हैव बीन। तो जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखा था हमने, अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्डिंग कराई थी गोल्ड के ऊपर, गोल्ड के ही ऊपर क्यों कराया, गोल्ड के ही ऊपर क्यों कराया, ये आप सभी को क्वेश्चन आना चाहिए। क्योंकि जो गोल्ड है वो कोरेसिव नहीं है पहले तो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो हर किसी से रिएक्ट कर लेता है एटमॉस्फेयर में, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपका गोल्ड है उस टाइम अबंडेंट में था, मतलब तब अवेलेबल था, भले अभी महंगा है लेकिन तब तो अवेलेबल था, है ना। तो ये सारी की सारी चीजों की वजह से उन्होंने गोल्ड वगैरह को लिया और उसका हम क्या कर सकते हैं, एकदम थिन शीट में बदल सकते हैं, ठीक। चलो जाओ, अब अगर थॉमसन सही होते तो रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट का क्या होता, ठीक है। ऑल ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिक्रीज इन स्पीड, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड ओवर अ वाइड रेंज ऑफ एंगल। यहां पर ये कि देखो क्या बोल रहा है, अल्फा पार्टिकल जो होंगे वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे वाइड रेंज ऑफ एंगल में। ऐसे क्यों होगा? अगर ऐसा होता कि आधे ज्यादा स्पेस खाली और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। ऑल अल्फा पार्टिकल गेट बाउंस बैक बाय 180 डिग्री, ना जी ना, ऐसे थोड़ी होगा, ठीक। अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल एंड विथ रिड्यूस्ड स्पीड। तो ये वाला जो है ये आपका आंसर हो सकता है, क्लियर, समझ में आ गया। मतलब यहां पे क्या क्या है कि अल्फा पार्टिकल जो है वो गोल्ड फॉइल से विदाउट डिक्रीज इन स्पीड निकल जाए, पहला, ठीक है। अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या हो, वाइड रेंज एंगल से वो डिफ्लेक्ट हो जाए, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल जो है वो 180 डिग्री घूम जाए, पूरा का पूरा घूम जाए, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला। यहां पर देखो जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो थ्रू द गोल्ड फॉइल डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल विद द रिड्यूस इन एनर्जी, ठीक है। अगर वो पास में आ रहा है क्योंकि पॉजिटिव है तो वो क्या कर सकता है, उसको स्पीड को थोड़ा कम कर सकता है और थोड़े एंगल में डिफ्लेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आया था 21 में, ध्यान से सुनो। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये मेरे द्वारा, क्या क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट टू 10 की पावर -4 टाइम्स टू दैट ऑफ एटम, 10 की पावर -15 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ एटम। और हमें ये तुम्हें बताना है, क्या पूछा है, एटम और न्यूक्लियस के वॉल्यूम में रिलेशन बना दो। बहुत इजी बनेगा। हमने अभी आपको क्या बताया था, मान लेते एक ही एटम है, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि आर एटम कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर होता है, बहुत इजी। आर न्यूक्लियस कितना होता है, 10 की पावर -15 मीटर होता है, ठीक है। सर इनने रेडियस नहीं पूछा, वॉल्यूम पूछा है। तो यार हम सभी को पता है कि जो एटम होता है वो स्पेरिकल होता है, ठीक है। तो थोड़ा मैथ्स लगा लो, स्पेयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, है कि नहीं, ठीक। अब अगर मैं एटम की बात कर रहा हूं तो मैं यहां पे क्या रखूंगा, देखो फॉर एटम, तो मैं यहां पे क्या रखूंगा, देखो 4/3 पाई, आर कितना है उसका, 10 की पावर -10 का क्यूब, क्लियर। चलो अब आ गया, फॉर न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4/3 पाई, आर कितना है उसमें, 10 की पावर -15, तो यहां पे रख देंगे 10 की पावर -15 का क्यूब, क्लियर, बहुत इजी पीजी। चलो आगे जाओ, इसको सॉल्व करो, 4/3 पाई, ये कितना हो जाए, 10 की पावर -30 ये हो जाएगा। और यहां पे सॉल्व करूंगा तो 4/3 पाई, आर के जो पावर है वो कितनी हो जाएगी, -45 हो जाएगी। इनटू करना है डायरेक्ट, है कि नहीं इजी, यार समझ में आएगा। क्या करना है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ एटम को डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ किससे, न्यूक्लियस से। तो यहां पे क्या आएगा, देखो 4/3 पाई और 4/3 पाई, ये तो कटने वाले हैं। एटम का क्या है, देखो एटम का है r की पावर -30
और यहां पे वॉल्यूम का कितना है, r की पावर -45। कितना इजी, बहुत इजी। यहां से ये गया तो क्या बच गया, देखो v एटम डिवाइड बाय v न्यूक्लियस इज इक्वल टू, ये देखो क्या है, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ये 30 है, ये 45 है, तो बचेगा कितना यहाँ पे, बस r की पावर -15 बचेगा। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर आपको लॉजिक लगाना है, ऊपर लेके जाओगे पावर हो जाएगी पॉजिटिव, सेम है बेस तो पॉजिटिव, और मतलब सेम बेस है तो पावर प्लस हो जाएंगी, -30 प्लस 15 तो नीचे क्या बचेगा, 15 बचेगा, है कि नहीं, नीचे आएगा तो 15 बचेगा। ठीक, अब देखो ये कितना हो गया, 1/r की पावर -15। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, v एटम इज इक्वल टू, u ऊपर जाएगा तो 15, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 15 v न्यूक्लियस, ऐसा। ठीक है, तो ये बनेगा आपका रिलेशन। तो ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ एटम इज 15 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, यहां पे क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो क्या करना है, उसको उल्टा पलटी कर दो। यहां पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एटम वाला रिलेशन जो है वो है 10 की पावर माने +15 v न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमसे पूछा ये है, तो यहां पे मैं रखूंगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 1/10 की पावर 15 वॉल्यूम ऑफ एटम। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 10 की पावर -15 लिख सकता हूं ना, ये हो जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ एटम, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्लियर, ठीक है, तो ये दो रिलेशन बने, आपको बस ये याद रखना है। मैंने पूछा, बताया था आपको कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो आंसर क्या आएगा, देखो 10 की पावर -15 टाइम्स, 10 की पावर -15 टाइम्स, तो बी वाला आपका इसमें आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, कितना इजी सर, बहुत इजी। कहां से आया, जब उसने वॉल्यूम निकाला था, किसने, रदरफोर्ड ने, और थॉमसन ने भी बताया था, है कि नहीं, तो वहां से आया आपको। तो याद क्या रखना है आपको, सिर्फ वो वैल्यू, बहुत इजी है, 10 की पावर -10, और उससे छोटा क्या होगा, 10 की पावर -15। क्लियर, चलें आगे अपन, चलो अब और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की, कैसे आया न्यूट्रॉन्स। तो एक साइंटिस्ट थे, वो क्या देख रहे थे, वो मास फाइंड करना चाह रहे थे। मास उन्होंने, वो क्या कर रहे थे ना, वो वर्क कर रहे थे कि एटॉमिक मास कितना होगा, है ना, इन सब चीजों के बारे में। तो वो साइंटिस्ट का नाम है मूसले। उनने ये बोला कि जब मैं मास फाइंड करने जा रहा हूं, ठीक है, जब भी मैं किसी चीज का मास देख रहा हूं, तो वो एटॉमिक नंबर के डबल आ रहा है। क्या आ रहा है, वो एटॉमिक नंबर के वो आ रहा है लगभग डबल, एटॉमिक नंबर के वो आ रहा है क्या, एकदम डबल। तो ऐसा कैसे हो रहा है भाई, अभी तक तो हमें क्या पता है कि एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा, बस यही पता है। तो जबकि इलेक्ट्रॉन का तो मास ही नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का तो लगभग ना के बराबर मास होता है, तो उसको तो अपन मानते ही नहीं है। तो जो आपका एटॉमिक मास आना चाहिए वो प्रोटॉन के इक्वल आना चाहिए। सही कह रहा हूं, ठीक है, चलो अपन मान लेते हैं। यहां पर एक सोडियम की बात कर लूं अगर मैं, तो सोडियम को नीचे में क्या लिखूंगा, 11, और 23 ऊपर लिखूंगा, है ना। अगर अपन अभी के अकॉर्डिंग चलें कि एटम के अंदर सिर्फ क्या है, अभी के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, तो इसका जो मास है वो क्या आना चाहिए था, 11 आना चाहिए था, बस, है कि नहीं। इक्वल नंबर के होते ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो 11 आना चाहिए था। लेकिन उन्होंने देखा कि यहां पर जब पाया कि 23 आ रहा है, लगभग डबल आ रहा है, ये कैसे आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है भैया एटम के अंदर, उन्होंने कहा कोई तो ऐसा भी चीज है, क्या यहां पे मैं उसको लिख सकता हूं, एंटिटी, कोई तो एक ऐसी एंटिटी है जिसका जो मास है वो लगभग प्रोटॉन के इक्वल है, प्रोटॉन के इक्वल है। ठीक, तो अब क्या करें, अब उन्होंने कर लिया, क्योंकि अल्फा पार्टिकल में मजा आ रहा था सबको, तो अल्फा पार्टिकल उन्होंने ऐसे उठाया, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करा दी, किसके साथ, पहले कराई बेरिलियम के साथ। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं बेरिलियम 4 Be, ये 9। ठीक है, हीलियम क्या हो जाएगा आपका, यहां पे ये, ठीक है, तो यहां पे देखो हीलियम होता है हमारा 4 He, ये 2, ये 2+ होता है, अल्फा पार्टिकल ऐसे दिखता है। क्लियर, जैसे ही उन्होंने देखा तो उन्होंने ये पाया कि इनको क्या मिल रहा है, उन्हें मिल रहा है यहाँ पे 12C6, और एक और एलिमेंट मिल रहा है जिसका जो है कुछ चार्ज तो नहीं है लेकिन मास प्रेजेंट है।
चार्ज नहीं है लेकिन मास प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पर इसको ही नाम क्या दे दिया, क्योंकि इसके अंदर कोई चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल था। वो क्या था, न्यूट्रल था, इसीलिए उसको नाम दे दिया न्यूट्रॉन। तो क्या सर यहां पे सिर्फ एक ही के साथ एक्सपेरिमेंट करा होगा? ना जी ना, बहुतों के साथ करे थे। उन्होंने एक और करा था, बोरॉन के साथ करा था, ठीक है। उन्होंने बोरॉन के साथ भी करा था, तब भी उन्होंने क्या पाया, ऐसा पाया, देखो यहाँ पे हीलियम फिर से 4He, ये आपका 2, ये 2+, ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसको ही अपन क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। और बॉम्बार्डिंग, उन्हें मजा आने लगा अल्फा पार्टिकल से, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही उन्होंने बोरॉन के साथ कराया, किसके साथ, बोरॉन के साथ, ठीक है, 11, यहाँ पे 5, ठीक है। तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया यहां पर कि एक और उन्हें मिल रहा है 14 नाइट्रोजन 7, ठीक है। और यहां पर एक ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जिसका मास तो 1 है लेकिन यहां पे चार्ज कुछ नहीं, ऐसे, ठीक है। तो इसको ही उन्होंने क्या नाम दे दिया, न्यूट्रॉन, ऐसे नाम दे दिया। क्लियर, बहुत इजी था ये। अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मास कितना होगा, तो मास कितना होगा बताओ। मैंने अभी बताया था कि बिल्कुल प्रोटॉन के इक्वल होगा इसका मास। क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर, ठीक है। अब इसका E/m रेशियो क्या होगा, E/m रेशियो, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, E/m, अब तो समझ में आ गया होगा ये क्या है, इसको ही क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, है ना। E/m रेशियो मतलब कि चार्ज बाय मास रेशियो, चार्ज बाय मास रेशियो। और इसका ऊपर चार्ज क्या है, 0, नल बटे सन्नाटा, तो मतलब 0/m। तो यहां पे E/m कितना आएगा, इसका 0 आएगा। यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर है, समझ में आया, ठीक। बस तो अपन को इसमें जो है वो सिर्फ इतना पढ़ना है, चार्ज कितना होगा इसके ऊपर, 0 होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। अगर चार्ज होता तो एटम हमारा न्यूट्रल नहीं होता, कुछ ना कुछ उसके ऊपर चार्ज होता। मास कितना है, पूरा का पूरा इक्वल है किसके, आपके प्रोटॉन के मास के बराबर। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। चल, तो यहां पर अपन को सिर्फ न्यूट्रॉन के बारे में इतना ही पढ़ना है। अब अपन आगे चलते हैं, चलिए कुछ क्वेश्चंस और अपन इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या बात करनी है कि रेशियो किस किस के बीच में, आपका स्पेसिफिक चार्ज किसका, प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल का। जल्दी से बताओ क्या क्या होता है। हम सभी एक काम करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं प्रोटॉन का, वैसे तो मैंने बताया हुआ है लेकिन फिर भी। और यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल का तो अपन जस्ट कुछ चंद मिनटों पहले ही करके आए, ठीक। ध्यान से देखो, E/m रेशियो, E/m रेशियो मतलब कि फिर से लिख रहा हूं एक बार, चार्ज बाय मास रेशियो, जिसमें आपको एक बार में ही समझ में आ जाए। और जब जब आप इसको पढ़ो तो चार्ज बाय मास रेशियो ही पढ़ना, E/m रेशियो तो पता ही होता है, ठीक। चार्ज कितना होता है प्रोटॉन के ऊपर, 1 होता है, +1 होता है। और मास कितना होता है, 1 होता है। ध्यान से देखना, एक बार बता रहा हूं मैं आपको, जब भी आप मास पुट करना चाहें तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिव में रखिएगा, ठीक है। तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, मतलब कि यहां पर हाइड्रोजन का मास, मैंने बताया था आपसे कि हाइड्रोजन का जो मास है, हाइड्रोजन का जो मास है और यहां पर प्रोटॉन का जो मास है वो लगभग लगभग क्या होता है, सिमिलर होता है, प्रोटॉन का मास। अब आप वहां पे वो पुट करना चाहोगे 1.6 वगैरह वगैरह, तो उसको मत रखना, है ना, मतलब वो तो चार्ज हो गया। अगर आप 9.1 रखना चाह रहे हो तो उसको मत रखना, आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिव में रखो, मस्त मजा आएगा, एकदम प्यारी प्यारी कैलकुलेशन होगी, है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हमने मास किसके बीच पर रखा है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिव में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिव में, ठीक है। और चार्ज तो हमें पता ही है कि उसके बाद 1 होता है। तो यहाँ पे E/m रेशियो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अब चलो इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं E/m रेशियो, है ना, तो वो कितना हो जाएगा, देखो E कितना होता है, चार्ज कितना होता है। हीलियम को मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो अब, मतलब अल्फा को मैं लिख रहा हूं 4He, ये 2 और ये 2+, चार्ज कितना दिख रहा है, 2+, तो लगा दो 2, डिवाइड बाय मास कितना दिख रहा है, देखो 4, तो यहाँ पे 4 लगा दो, कितना हो गया, देखो 1/2। अभी बताया था 0.5 हो जाएगा, ये इजी पीजी। चलो, अब यहां पर रेशियो पूछा है तो एक काम करो, डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इसको मैं लिख रहा हूं Sp, इसको मैं लिख रहा हूं S अल्फा, मतलब स्पेसिफिक चार्ज रेशियो, ठीक है। तो Sp डिवाइडेड बाय S अल्फा कितना हो जाएगा, ये देखो 1/1, मतलब 1 मान लू, ठीक है। अगर लिखना चाह रहे हो लिख लो भाई, 1/1
डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 1/2 या फिर 0.5 जैसे लिखना, ठीक है। अल्टा पल्टी कर लो, एस पी डिवाइडेड बाय एस अल्फा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 इंटू उल्टा हो जाएगा ये 2 डिवाइड बाय 1, है कि नहीं, है ना। तो इसको देखो सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, एस पी डिवाइड बाय एस अल्फा आ रहा है हमारा 2 डिवाइड बाय 1, 3 तो आ ही नहीं रहा कहीं से, 2 डिवाइड बाय 1 तो हमारा आ रहा है 2:1, ये आ रहा है। स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन का और अल्फा पार्टिकल के बीच का जो रिलेशन आ रहा है वो आ रहा है हमारा कितना 2:1। तो अपन आंसर लगाएंगे कौन सा है 1:2 है सर, ना जी ना, 1 नहीं है, 1/1 भी नहीं है, अपना आंसर है 2:1। क्लियर, काफी ज्यादा इजी, ठीक है। इसको जरा ध्यान रखें और हाइड्रोजन के रिस्पेक्टिव में लिखना है हर बार, है ना। और मैंने आपको इलेक्ट्रॉन का कितना बताया था 183 टाइम कम है तो वही पुट करेंगे, ठीक है। चलो आगे जाओ, आगे बात करते हैं क्या, द इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉर द वैल्यू ऑफ E/m। चलो E/m फिर से आ गया, अब इसको कैसे करोगे, चलो हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, छोटे से बड़ा, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों देख लेंगे, ठीक है। यहां पर देखो सबसे पहले हमें दिया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा। अल्फा का अभी देखा था, ठीक है, तो अल्फा का लिख लो जल्दी से, कितना है 0.5, ठीक है। प्रोटॉन का कितना था भाई 1 था, और अब बात करते हैं न्यूट्रॉन का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, समझ रहे हो ना, चार्ज बाय मास है, चार्ज तो है नहीं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का, तो ये तो 0 हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छा टॉपिक, दमदार इंसान, वो क्या होगा चार्ज, चार्ज कितना होगा 1 होगा, है ना, चार्ज तो 1 ही हुआ, +1 -1 है तो 1 ही, ठीक है। डिवाइडेड बाय मास, किसके रिस्पेक्टिव में, हाइड्रोजन के, तो क्या रखूंगा 1/18 27 ऐसे रखूंगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ऊपर से कर दो ना इसको, ठीक है, इसको ऊपर कर दो तो कितना हो जाएगा 1837 टाइम। सबसे बड़ा कौन सी वैल्यू आ रही है, यही आएगी, ऊपर जाएगा नहीं, पलट जाएगा। सबसे वैल्यू कौन सी बड़ी है E, तो यहां पे मैं रखूंगा E सबसे बड़ा, ठीक है। उसके बाद कौन है देखो, फिर है प्रोटॉन, फिर है आपका कौन सा अल्फा, और फिर है आपका न्यूट्रॉन, सबसे छोटा है न्यूट्रॉन। ऐसे पुट करेंगे, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास E/m रेशियो, ऐसे निकालना है। क्लियर है, बस छोटा मोटा इससे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्लियर है। चलिए आगे, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा कौन सा है, जहां पे अब एक क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे आपसे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, कैसे, ध्यान से देखना। द मास ऑफ चार्ज रेशियो m/e, उल्टा कर दिया, ध्यान से देखना, ठीक है। यहां पर ये जो है आपका मास बाय चार्ज रेशियो है ना, देखो क्या है, मास बाय चार्ज, मास डिवाइडेड बाय चार्ज। अभी तक अपन क्या पढ़ रहे थे, चार्ज बाय मास, है ना, ये क्या है मास बाय चार्ज। ध्यान से देखो, फॉर कैटायन, कैटायन मतलब कि कोई भी ऐसी चीज जिसका क्या हो पॉजिटिव, उसके ऊपर चार्ज हो। ध्यान से देखना, एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि ये A2 है, मान लेते हैं ये आपको क्या दे रहा है 2A+ दे रहा है, ठीक है। चल, और साथ ही साथ कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल रहा होगा, तो ये जो क्या होगा, ये जो होगा आपका, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको मैं बोलूंगा कैटायन, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब एक बहुत अच्छे एग्जांपल से आपको समझाता हूं। NaCl देख लो आप, NaCl को अगर मैं पानी में डालूंगा या फिर ये टूटेगा तो Na+ और एक Cl- देगा, ठीक है। तो ये जो प्लस बना इसको ही मैं क्या बोलूंगा, कैटायन बोलूंगा, ठीक है, ठीक है। और ये जो माइनस बन रहा है, ये Cl- है, ठीक है। ये जो माइनस बन रहा है इसको मैं बोलूंगा एनायन, ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, एनायन, ठीक है, ये एनायन होगा। क्लियर है यहाँ पे आप सभी को, कैटायन और एनायन में फर्क समझ में आ गया। अब देखो, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मैं इसके ऊपर यहां पर जो चार्ज दूंगा वो प्रोटॉन का रखूंगा। क्लियर है, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है हमारा, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो मैं ये मानूंगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके लिए मैं जो चार्ज रखूंगा वो प्रोटॉन का रखूंगा, और कैटायन के लिए मैं किसका रखूंगा, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का। क्लियर, चलिए अपन आगे चलते हैं। हमको देखे रखा है मास बाय चार्ज रेशियो इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻8 kg कूलम, ठीक। व्हाट इज द मास ऑफ दिस कैटायन, कैटायन का मास क्या होगा, हमें निकालना है, ये मास निकालना है ना। तो ठीक है, क्या दिक्कत है सर, अल्टा पल्टी करनी है बस, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आप तब कर पाओगे ये बात जब आपको पता होगा कि आपको मास जो चार्ज है वो किसका रखना है, ठीक है। तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर मास इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1.5 इंटू 10⁻⁻8
केजी और ये आपका कूलम, इनटू किससे होगा, चार्ज से, तो मैं चार्ज यहां पे लिख रहा हूं। ये इक्वेशन तो सब बना लिए होंगे अभी तक, इजी बना होगा, है ना। अब ध्यान से देखो, मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10 के पावर -8 केजी, और ये आपका कूलम तो है ही, इंटू चार्ज कितना होता है प्रोटॉन के ऊपर, चार्ज जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 1.67, लगवाइए, मान लो 1.6 लेके चलूंगा भैया मैं तो, ठीक है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है मेरे ख्याल से, सही हूं ना मैं, ठीक है। चलो कूलम है ना, कूलम, ये होगा कूलम, है कि नहीं। यहां तक सभी को मजा आ गया, हाँ आ गया होगा। चलो सॉल्व करते हैं। 15 लगभग दिख रहा है मुझे, ठीक है, और 1.6 दिख रहा है, इसीलिए तो लिख रहा था मैं, इंटू 10 की पावर -19 दिख रहा है मुझे, और 10 की पावर -8 दिख रहा है। सारी यूनिट्स को लिखो साथ में, ये हो जाएगा केजी डिवाइडेड बाय कूलम इंटू सी। बाय का मतलब ये होता ना, तो ये से ये गया, हमारा जो आंसर आएगा वो केजी में आएगा। ध्यान रखना, यूनिट्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, ठीक है। यही मेन है। चलो सॉल्व करते हैं। तो 15 और 16, ओहो हो 15 और 16, तो ये 90 और ये आपका लगभग 15, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 042, सही है, 240 आ रहा है, तो 240 लगा देता हूं। 240 इंटू 10 की पावर -27 लिख सकता हूं इसको, केजी, है कि नहीं, ठीक है। 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट खिसका दो यहाँ पे, तो 2.40 आ रहा है। 2.4 इंटू 10 की पावर -27, चलो ऑप्शन देख लेते हैं। 2.4 इंटू 10 की पावर -19, ग्राम ग्राम ग्राम, ओ ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 1 केजी सब जानते हैं ये बात, तो सबसे इजी है, अब तो कुछ नहीं बचा, ठीक है। 2.4 हमारा आंसर आ चुका है, 0 लिखना है लिख लो, इंटू 10 की पावर -27 है, केजी में है, और हम सभी जानते हैं सर 1 केजी इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 3 ग्राम। ग्राम में कन्वर्ट करना है ना, तो क्या करूंगा मैं, 2.4 को नहीं, इसको बस कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं। 10 की पावर -27 इंटू 10 की पावर 3, और 27 में से 3 गए, 24 बच गए, ठीक है, क्योंकि बड़ी पावर किसकी है 27 है ना, साइन उसका आ जाएगा फिर, तो ये जाएगा 10 की पावर -24, ये हो गया ग्राम, इंटू 2.40। चलो देखते हैं, 2.4 इंटू 10 की पावर -19 नहीं 24 दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, 2.4 है, हाँ जी है, ग्राम है, बिल्कुल, तो ये लगा दो आंसर। क्या कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत, क्लियर, समझ में आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, है कि नहीं। चलो अब थोड़ा सा और आगे का देख लेते हैं, चलो आ जाओ। अल्फा पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय, आंसर, अल्फा पार्टिकल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे करते हैं सर, देखो अल्फा पार्टिकल को ऐसे करते हैं, नहीं भाई नहीं, अल्फा पार्टिकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, देखो ये 4, ये He, ये 2 और ये 2+, ऐसा। अगर ऐसा दिख रहा है क्या, नहीं सर, वर्ड में लिखा है लिथियम एटम, नहीं भैया लिथियम थोड़ी है, ऐसे थोड़ी, ऐसे करते हैं क्या, ऐसे लिखा क्या मैंने अभी तक, नहीं ना। हीलियम न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, नन ऑफ दीज। हीलियम न्यूक्लियाई मतलब कि सिर्फ उसके न्यूक्लियस के बचे होंगे चीजें, है ना, मतलब जो बीच में जो कोर में जो चीजें प्रेजेंट हैं वो सारी की सारी चीजें, है ना। इलेक्ट्रॉन तोड़ गए, तो देखो इलेक्ट्रॉन तोड़ गए, सिर्फ यही बचा है, तो आंसर क्या होगा आपका, ये होगा आंसर, बी वाला होगा आंसर। ये देखो हीलियम न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई नहीं होता, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को अपन प्रोटॉन बोल सकते हैं। लिथियम एटम तो लिथियम एटम ही बोलोगे, और नन ऑफ दिस तो आंसर है ही नहीं, एक ना एक तो आंसर होगा, क्लियर है, ठीक है। तो इस वाले यहां पे मैं आपको बताऊं, मैंने जितना आपको ये टॉपिक पढ़ा है, इससे ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको आएंगे तो ऐसे ही बेसिक आएंगे, इससे जो टफ न्यूमेरिकल तो वो बना के दे नहीं सकता, मतलब ऐसे टफ तो नहीं देगा। अब अगर आपको बनाने आएगा, जैसे अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन निकालो, प्रोटॉन निकालो, तो वो ऐसे आ सकता है। यहां तक सभी को क्लियर है, ठीक है। अब मेरे को आपको थोड़ा सा एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में बताना है, ठीक है, तो देख लेते हैं वो वाला टॉपिक। चलिए देखें, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। वैसे तो हम ये वाला टॉपिक जो है पिछले क्लास में थोड़ा बहुत अपन ने वहां पे कवर करा था, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा कवर करा था, ठीक है। मैं मान के चलता हूं इसमें आप सिर्फ रिवाइज करेंगे मेरे साथ, ठीक।
मैं ये लेके चल रहा हूं कि ए नाम का मेरे पास कोई क्या है, एक एलिमेंट है। ए से डिनोट ना करूं तो चलेगा, ठीक है। मान लेते हैं एक एक्स नाम का मेरे पास क्या है, एक एलिमेंट है। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर क्या लिखते हैं, हम नंबर लिखते हैं। मान लो एक 11 नंबर का है, ये 23 नंबर का है ना। यहां पर ये जो लिखा जाता है, ये क्या लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर। यहां पर अपन रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर से, उसको मैं शो करता हूं किससे, जेड से। क्लियर, ठीक है। यहां पर हम क्या बताते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा चैप्टर के अंदर घुसते हैं। एटॉमिक मास जो है वो किस किस चीजों से मिलके बना होगा, जल्दी से बताओ। क्या इलेक्ट्रॉन इसमें इन्वॉल्व होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही छोटा मास है ना। तो यहां पे क्या हो गया होगा हमारा, एक तो प्रोटॉन होगा और यहां पे न्यूट्रॉन होगा, बस दो चीज होंगी, इससे ज्यादा नहीं। अब ये बताओ एटॉमिक नंबर में किस किस का इन्वॉल्वमेंट होगा। या तो फिर एक काम करो भैया, आप एक काम करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन के नंबर काउंट कर लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, या फिर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन काउंट कर लो। ठीक, अब ध्यान से सुनना, ये जो चीज एप्लीकेबल किसके ऊपर नहीं है, जिसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज है उसके ऊपर आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कि अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि ये जो है ना सोडियम है ना, ये सोडियम है 11 और ये 23, ठीक है, और एक आपका ऐसा है Na, यहां पर 11 और ये 23, ये प्लस है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो कि कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर ऐसा है, अगर आप बोलोगे कि जितने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रॉन है तो मैं मान लूंगा, मतलब जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है तो मैं मान लूंगा। लेकिन अगर आप नीचे वाली चीज के लिए बोलोगे तो मैं नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या जनरेट हो चुका है, चार्ज है। ये इसके ऊपर क्या है, चार्ज है। और चार्ज का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन की इधर उधर संख्या हुई होगी। समझ रहे हैं आप? मतलब प्लस का मतलब होता है कि किसी को इलेक्ट्रॉन दे देना, वो प्लस का मतलब होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप बोलोगे मेरे से कि इलेक्ट्रॉन कितने बचे, तो मैं बोलूंगा कितना चार्ज उसके ऊपर दिख रहा है, प्लस दिख रहा है तो -1 कर दो। अगर माइनस दिख रहा होता तो +1 कर देते। अभी क्या दिख रहा है हमें सर, अभी हमें दिख रहा है कौन सा, 11 - 1, तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। समझे? इजी लगा? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, मतलब मैंने क्या बोला कि चार्ज के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन वैसे ही रहेंगे। अगर किसी के ऊपर चार्ज है ना, तो अगर आप, मैं बोल रहा हूं ये वाला, तो इसके ऊपर जो प्रोटॉन है वो सेम रहेंगे और इसके ऊपर जो प्रोटॉन है वो सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन निकल नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। अपन आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बहुत लंबा टॉपिक है वो, है ना, लेकिन आप इसको बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया इतना? अब ध्यान से देखना, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि Z इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ऐसा? फॉर न्यूट्रल एलिमेंट की बात कर रहा हूं, चार्ज वाली बात नहीं कर रहा हूं बार बार, है ना। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं लिखना चाहूं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है। और प्रोटॉन की जगह पे मैं लिख सकता हूं एटॉमिक नंबर। तो देखो क्या बन रहा है, यहां पर बन रहा है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास इज इक्वल टू, बन रहा है न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर। समझे? समझ पाए? मैं जानबूझ के बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, मतलब फुल फॉर्म लिख रहा हूं। एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और हमने देखा जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे और उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि जितना प्रोटॉन का नंबर वही एटॉमिक नंबर का, वही होगा उसका एटॉमिक नंबर। तो देखो, प्रोटॉन की जगह पे मैंने एटॉमिक नंबर पुट कर दिया। और अब अगर आपको एक एलिमेंट दे दिया और ये पूछ लिया कि जल्दी से बताएं न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो क्या करना है, बहुत इजी चीज करनी है। वो क्या है? वो है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आ गए? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ऐसे आपको निकालना है। मजा आया? मजा आया? ध्यान से सुनो, मान लो एक एग्जांपल की बात करते हैं, कार्बन ये है, ऐसे शो करते हैं अपन, ये मास हो गया, ये इसका नंबर हो गया। मैंने आपसे पूछ लिया कि इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो क्या करोगे आप, एटॉमिक मास
डिवाइड बाय एटॉमिक नंबर, मतलब माइनस बाय एटॉमिक नंबर कितना हो गया 6, तो 6 क्या है इसके अंदर, न्यूट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं। अगर सोडियम का पूछूं ऐसे ही तो क्या हो जाएगा, देखो 23 माइनस 11, 20 यहां पे कितना जाएगा 12, तो 12 क्या है इसके अंदर, न्यूट्रॉन, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत, मजा आया, ठीक है। तो ये सारी की सारी होती हैं चीजें आपकी एटॉमिक नंबर और यहां पर एटॉमिक मास के बीच में। अब इनमें ही रिलेशन होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, दो एलिमेंट है जिसके मास सेम है, दो एलिमेंट है जिसके नंबर सेम है, दो एलिमेंट है जिसके इलेक्ट्रॉन सेम है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। चलो आगे आ जाओ। देखो अब क्या है, आपसे क्वेश्चन जो बनता है वो ऐसे बनता है, क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा जस्ट अभी, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर कोई एटम है, ठीक है, जिसके पास जो है वो प्रोटॉन सेम है, प्रोटॉन सेम है मतलब क्या है, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट मास नंबर, मास नंबर डिफरेंट है लेकिन एटॉमिक जो नंबर है वो सेम है, ठीक है, लगभग सेम है, तो उसको बोलते हैं आइसोटोप्स। आप सभी ने नाम सुना होगा आइसोटोप के बारे में, जैसे कि कार्बन का 12 होता है, एक होता है कार्बन 13, ठीक है, तो ये होता है आपका 13 कार्बन। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहां पर ये जो नंबर हैं, ये जो नंबर है ये क्या है, सेम नंबर है, सेम नंबर है। जैसे एक लिथियम का होता है, लिथियम का क्या होता है, लिथियम का होता है एक 6 Li3 और एक होता है 7 Li3, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें होती है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि सेम एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है कि नहीं, और इसी को उन्होंने बोला है प्रोटॉन, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं सेम क्या है, प्रोटॉन है, क्योंकि अभी देखा था ना Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E होता है कि नहीं, तो मतलब एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं, तो मैंने ये पुट करा। क्लियर है। यहां पर हम एक चीज और देख पा रहे हैं, यहां पर 12 है, यहां पर 13 है, यहां पर 6 है, यहां पर 7 है, तो मैं ये बोल सकता हूं ना कि इनका जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास जो है वो क्या है, अलग अलग है, एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट है। क्लियर। तो इनको ही बोलते हैं आइसोटोप्स, इनको ही बोलते हैं आइसोटोप। क्लियर है, समझ में आएगा। जैसे हाइड्रोजन के आप देखोगे ड्यूटेरियम, प्रोटियम, टाइट्रियम, ठीक है, तो ये सारे के सारे होते हैं, ट्रीटियम होता है ना। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए अब अपन बात करते हैं किसका, आइसोबार के बारे में। एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ मास नंबर, सेम मास नंबर वो कैसे होता होगा, आप सभी को अगर पता है पोटेशियम और कैल्शियम लगभग वहां पर सेम नंबर होता है, मतलब कि 40 मास नंबर होता है उनका, है ना। तो उनको क्या बोलूंगा मैं, मतलब कि ध्यान से सुनना, ऐसा होता है ना अपना कि A यहां पर है, ये आपका X हो गया, ये हो गया Z। जब आपके A सेम है, ये जो है मास नंबर सेम है, तो उसको क्या बोलूंगा, आइसोबार। ठीक है, कैसे समझेंगे, ध्यान से देखना। आइसोटोप, आइसोटोप, आइसोबार, उल्टा समझेंगे। आइसोटोप मतलब उसका बेस सेम, आइसोबार मतलब उसका टॉप सेम, उल्टा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं। टॉप मतलब कि ऊपर जो लिखा जाता है वो, है ना, तो आइसोबार मतलब जो ऊपर लिखा गया वो अलग है, उल्टा समझना है ना। आइसोटोप मतलब जो ऊपर लिखा गया है वो क्या है, वो क्या है, अलग है, नीचे लिखा हुआ वो सेम है। क्लियर, ऐसे समझना है। आइसोटोप ऊपर वाला अलग, आइसोबार नीचे वाला अलग। क्लियर, समझ में आ गया, तो आपको ऐसे समझना है। ठीक है। आइसोटोन्स, एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आइसोटोन्स क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में होगा, मतलब कि अगर मैं एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर कर रहा हूं तो दो एलिमेंट के सेम आ जाएं। अपन इसका एग्जांपल देखेंगे अभी, ठीक। और आइसो डाइफर्स क्या होते हैं, इससे क्वेश्चन आया है, इससे क्वेश्चन आया है क्या, एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ n माइनस जेड। n माइनस जेड मतलब नंबर माइनस एटॉमिक मास, वही चीज। ठीक है, ध्यान सुनो। और एक होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नाम से ही समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि सेम नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसको क्या बोलोगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो जो मैंने ऐसा मार्क करके लिखा है ना, इससे क्वेश्चन आया हुआ है जिसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। इसको लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं। देखिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करवाऊंगा, यहां पर ये जो रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज फ्रॉम द गिवन सेट इज। 2023 का एकदम ताजा क्वेश्चन 15 अप्रैल को सुबह सुबह पूछा गया।
ठीक है, तो मैंने आपसे बोला था कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो देखो मैं झूठ नहीं बोलता हूं। ठीक है, अब यहां पर पूछा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, आपने डेफिनेशन पढ़ा है, उतना बहुत है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक, अब किस किस सेट में होगा ये बताने। यहां पे देखो हमारे पास क्या क्या है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फिर से ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन। ठीक है, तो जो जो रिपीटेड है उनका सबसे पहले टेबल बना लो। फ्लोरीन है, ठीक है, और फिर उसके बाद है F माइनस, है ना, फिर है हमारे पास एल्यूमिनियम, ठीक है, फिर है हमारे पास Al3+। ठीक, अब ठीक है, चलो Al3+ हो गया, फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन है 2- और ऑक्सीजन है O+। ठीक, ये हो गया हमारे पास एल्यूमिनियम का, हो गया हमारे पास, Mg नहीं हुआ, Mg लिख लो, Mg है एक ये, और Mg2+, Mg2+, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, और बचा सोडियम, ये बचा सोडियम, बस ये हो गया हमारे पास, वो भी प्लस में है, और O+ हो गया हमारे पास, Al3+ हो गया, और F हो गया। ठीक है, चलो ये सारे के सारे हमारे हो गए। ठीक है, ध्यान से देखना, अब करना क्या है, किस किस एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम है। सबसे पहले तो ये बताओ सबके एटॉमिक नंबर पता है कि नहीं पता है। फ्लोरीन कितना होगा, 9 होगा, एल्यूमिनियम कितना होगा, 13 होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा, यहां पर 8 होगा, यहां पर इसका कितना होगा, 12 होगा, सोडियम का कितना होगा, 11 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो मतलब अभी तो अपन जो न्यूट्रल एटम की बात कर रहे थे, ठीक है, जैसे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं वैसे न्यूट्रल एटम में हमने देखा फ्लोरीन का जो है वो 9 प्रेजेंट है, 9 एटॉमिक नंबर, उसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी 9 इलेक्ट्रॉन है प्रेजेंट टाइम पे। अब उसके ऊपर है एक माइनस चार्ज, अगर माइनस चार्ज है मतलब उसने क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो इन दोनों का तो सेम आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर बन ही नहीं सकता। ठीक है, दोनों सेम नहीं है। चलो अब आगे जाओ, 13 है किसका, एल्यूमिनियम का, तो लिख दो सीधा का सीधा 13। अब हम सभी जानते हैं 13 Al है। ठीक है, अब ध्यान से देखो Al3+, 3+ मतलब कि इसने 3 क्या करे होंगे, दे दिए होंगे, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये दोनों सेम, ये दोनों सेम। चलो आगे जाओ, यहां पर क्या है, ऑक्सीजन 2-, ऑक्सीजन 2-, यहां पे लिख रहा हूं मैं ऑक्सीजन 2-, कितना होता है इसका, 8 होता है, तो 8, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे होंगे, ले लिए होंगे, तो कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लियर। ठीक है, तो इसके पास भी कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे देखो मैग्नीशियम, उसका कितना दिख रहा है, 12 दिख रहा है, तो 12 का 12 लिख दो, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना। तो मैग्नीशियम 2+ का कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं मैग्नीशियम 2+, यहां पे कितना है अभी 12, तो ये हो जाएगा 12 - 2 = 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। चलो सोडियम का होता है 11, उसके ऊपर है प्लस, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा, तो ये हो जाएगा 11 - 1 = 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर इन एलिमेंट में और कोई है क्या, 9, 13, 8, 12, 11। ठीक है, तो इन एलिमेंट में क्या है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्या मैं इनको बोल सकता हूं आइसो, सेम, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, निक स्पीसीज, स्पाइसिस। क्लियर, समझ में आ गया। तो यहां पर इन पेयर में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। इजी था, बहुत इजी लगा होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो है कि नहीं। तो बस ऐसे आपको पुट करना था। थोड़ा और आगे चलते हैं, चलो देखो अब आगे है द पेयर इन विच आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ एल्यूमिनियम 3+। एल्यूमिनियम 3+ के इक्वल आने चाहिए इन पेयर में से किसी ना किसी का इलेक्ट्रॉन। क्लियर। 2022 का क्वेश्चन तो देख रहे हो आप, एक चीज गौर कर रहे हो, 23 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया, हो सकता है इस साल भी पूछ ले, है ना। तो यहाँ पे 25 जून में सुबह सुबह पूछा गया। आइसो मतलब Al3+ है, Al3+ है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी बनाया था हमने 13 - 3, मतलब कितने हैं, इसके अंदर है 10 इलेक्ट्रॉन। अब इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ब्रोमीन की बात कर रहे हैं और एक माइनस है, तो इसको तो पहले ही हटा दो, बहुत बड़ा इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये 10 के आसपास तो आ ही नहीं सकता, इसको पहले हटा दो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
क्लोरीन 17 में से एक ले लिया तो 18 हो गए, और यहाँ पे कितना है लिथियम प्लस मतलब कितने हो गए 4 हो गए, मतलब 2 हो गए, है ना। यहाँ पर S2 माइनस और यहाँ पे K प्लस, S2 माइनस मतलब कि 18, है ना, और K प्लस मतलब कि 18, तो यहाँ पर है 18 इलेक्ट्रॉन दोनों में। ऑक्सीजन 2 माइनस मतलब क्या है 10 इलेक्ट्रॉन, और मैग्नीशियम 2 प्लस मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन। सही, अभी तो निकाले थे इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, है ना। ठीक, तो इन दोनों में क्या है 10-10 इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर कौन सा होना चाहिए, डी लगा दूं, चलेगा। ठीक, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड लगाओ यार। Be बहुत छोटा है, पहुंच ही नहीं सकता। लिथियम बहुत छोटा है, 10 तक पहुंच ही नहीं सकता। K बहुत बड़ा, 1 इलेक्ट्रॉन बस ले दे रहा है वो, तो इससे क्या ही मतलब, है ना, तो ये भी नहीं जाएगा। तो आगे आ जाओ, ये बचा क्या तुम्हारा 10 इलेक्ट्रॉन, अभी तो निकाल लेते ऑक्सीजन वाले। ऑक्सीजन 8 प्लस 2 10, मैग्नीशियम 12 माइनस 2 10। क्लियर, बस चलो आगे आ जाओ। ठीक है, बहुत ईजी था, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं देना उस एग्जाम हॉल में, है ना, बिल्कुल ऐसा टिक करके वापस आ जाना, है ना, सिर्फ मुश्किल से मुश्किल इसमें 1 मिनट लगना था, है ना। आज आगे जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आइसोडाइफर्स। अब इसको थोड़ा दिमाग लगाना है, आइसोडाइफर्स पूछा इसने, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बताया था कि यहां पर आपको न्यूट्रॉन से माइनस करना है, नंबर से माइनस करना है। ठीक है, अपन चलो मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूं, क्या बताया था मैंने, ध्यान से देखना। ये देखो n माइनस जेड करना है, नंबर माइनस क्या करोगे, नंबर नहीं है वो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन माइनस क्या करना है हमें यहां पर जेड करना है। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे हम, न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे, चलो बताता हूं, ध्यान से देखो, चलो आगे आ जाओ। अपन यहां पर निकालने वाले हैं, क्या है हमारा फॉर्मूला, न्यूट्रॉन माइनस एटॉमिक नंबर, तो क्या लिखा हुआ है n माइनस जेड लिखा है ऐसा, है ना। एक और तरीका बताऊं, चलो देखो, न्यूट्रॉन निकालने का एक और तरीका क्या होता है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो इसको लिख सकता हूं A माइनस जेड इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूट्रॉन। सही है, अभी निकाला था, बिल्कुल मना मत करना है ना, ठीक है, बुरा लग जाएगा। चलो ऐसा हो गया, तो अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करूं न्यूट्रॉन की, तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, ये आ जाएगा आपके पास A माइनस जेड और ये माइनस जेड, ये जो वैल्यू है मैंने n की जगह पे पुट करी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व करोगे तो A माइनस 2z आ गया, खत्म, ऐसे करना है। ठीक है, तो ऐसे निकलेंगे आपके आइसोडाइफर्स। क्लियर, समझ में आ गया, बस ऐसे ही बेस पे निकालोगे। A क्या है मास, Z क्या है नंबर, चलो आ जाओ निकालते हैं। A है मास, ठीक है, तो इसका निकालते हैं सबसे पहले A का, क्या है देखो 14 है मास, माइनस 2 इंटू ये कितना है 6 कर दूं ना, A माइनस क्या कर रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, वापस से लिख दे रहा हूं यहाँ पे A माइनस 2z वाला, ठीक है, A माइनस 2z फॉलो करेंगे। Z क्या है 6, ठीक है, तो ये किसका हो जाएगा, अपने कार्बन का। कितना आ रहा है देखो 12, मतलब 14 मतलब 14 माइनस 12 इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलो अब इसका सेकंड पार्ट, सोडियम है, सोडियम में कितना है देखो 23 माइनस 22, ये कितना आ रहा है देखो 1, 22 कैसे आया, 2 इंटू 11, है ना। ठीक है, चलो ये हो गया A। B की बात कर लेते हैं, B क्या है हमारा देखो 24 माइनस 24, ये आ गया, ओहो 0 0 0, है ना। और सोडियम की बात करो, फिर से आ जाएगा तुम्हारा क्या 1, ये जाएगा 1, ठीक है, वापस लिख दूं 23 माइनस 22 इज इक्वल टू 1, ये हो गया। क्लियर, चलें आगे आ जाते हैं, C की बात करते हैं। C वाला है हीलियम, हीलियम फिर से 0 कर दो, क्यों 4 माइनस 4 0, ठीक है। चलो यहां पर अब आपका है ऑक्सीजन, देखो अब ये भी दिखने वाला लगभग ऐसा ही, यहां पर ध्यान से देखना, ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है 16 माइनस 8 इंटू 2 16, तो यहाँ पे 16 इज इक्वल टू 0, तो ये जो दोनों है ये क्या है आइसोडाइफर्स है। आगे आ जाओ, इसकी भी बात कर लेते हैं अपना, इसको क्यों अकेला छोड़ें। कार्बन 12 माइनस 12 0, ठीक है, 15 यहां पर क्या है नाइट्रोजन का, और 2 इंटू 7 14, तो ये हो गया 1। अब अगर इसमें से ये बोलता इनमें से मल्टीपल आंसर हैं, ठीक है, और वो पूछता कि इनमें से कौन कौन से सेम है,
समझ रहे हो? सेम है मतलब कौन कौन से एक दूसरे के ऑप्शन के आइसोडाइफर हो सकते हैं। तो कैसे लिख से 0 1 देख लो, ये देखो ये 0 1 ये 0 1, तो ये दूसरे ए बी और सी क्या है आइसोडाइफर्स है, बी और सी जो फॉलोइंग पेयर्स है वो आइसोडाइफर, ऐसे लिख सकते थे। ठीक है, या फिर वो ऐसे करके देता कि ये कार्बन है ये भी कार्बन है, ठीक है, तो वो क्या होगा सी इक्वल हो जाता। ये 24 - 24 है ना ये वाला, मतलब आपका ये कार्बन माइनस ये है, ठीक है, इसमें घबराना नहीं। क्लियर हो गया ना इतना? बस चलो ये हो गया अपने पास आंसर। क्लियर, समझ में आ गया? इसमें कोई घबराने वाली बात थी क्या? एग्जाम्पल बताऊं आपको, यहीं से देख के निकाल सकते हो आप। मैग्नीशियम बी वाला ये 1 और आपका ये वाला ये क्या है, आप एक दूसरे के साथ क्या होंगे आइसोडाइफर्स होंगे, मतलब 24 Mg और ये 12 एंड आपके 12 और ये आपके 6 क्या होंगे आइसोडाइफर्स होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का क्या इतना आएगा 24 × 2 24 - 2 × 12 कितना 0 और 12 - 2 × 6 ये हो गया 0, तो ये दो एक दूसरे के क्या होंगे आइसोडाइफर्स होंगे। क्लियर? इजी था या नहीं? बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा। घबराने वाली बात थी क्या? बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, तो इसी के साथ यहां पर हमने थ्योरेटिकल बहुत अच्छे से डिस्कस करा। अगले वाले वीडियो में ये वाला जो पार्ट है देख के आना, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बोर्ड्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ठीक, ये तो अपना बेसिक था। क्लियर है? एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ोगे तो और अच्छा लगेगा। पूरा अपना कॉन्सेप्ट पक्का करने पर करा करो। मेरे बाद ऐसा नहीं है कि तुम वीडियो बंद कर दो, ठीक है, थोड़ा खुद भी पढ़ो, है ना। ठीक, तो चलो ये था मेरे साइड से, और बहुत अच्छा तो लगता ही आप सभी के साथ जोड़ते, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो और अच्छा लगेगा मुझे, है ना। तो बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपसे आने वाली वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न फ्री पर वैसा जहां। थैंक यू सो मच, बाय बाय।